पिछले एपिसोड के अंत तक हमने देखा हमारा लियो, जिसका नाम लॉयड फ्रंटियर है, उसके बारे में सबको ये बात पता चल चुकी है कि इसके पास में एक स्पेशल चूहा है जो कि अपनी साइज को अभी सबसे बढ़ा सकता है। लियो सभी लोगों के सामने इसी बार को यूज करके एक बंदे को जान से मार देता है। इस बंदे को ये पनिशमेंट मिली थी और अब जब लियो को पता है कि सभी ये बात जानते हैं तो खुलेआम अब इस चूहे का यूज करने लगा है। वो सिटी के अंदर इसे खुला छोड़ देता है ताकि ये सिटी के अंदर एक जगह खड्डे टाइप का स्ट्रक्चर बना सके। ऐसे एक रवीन बन चुकी है जो कि पूरी सिटी के अंदर फैली हुई है। इसे देखकर जेवियर लियो से पूछने लगता है, ये तुम कर क्या रहे हो, इस तरीके से होगा क्या? लियो कहता है, मैं सिटी के अंदर रोड बना रहा हूँ, तुम्हें पता तो होगा ही, सोल्जर्स का पूरा एक्सेस अब मुझे मिल चुका है, मैं उनको अपने हिसाब से ऑर्डर दे सकता हूँ। पहले जो मरियल से थे, कमजोर थे और हर समय आलस करते थे, अब वही सारे सोल्जर काफी मजबूत हो चुके हैं। उन्हें देखकर क्लियरली पता चलता है कि सब के सब कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो बहुत ताकतवर हो गए। मैं इन सोल्जर्स की इसी पावर को यूज करना चाहता हूँ। अब धीरे धीरे करके मेरी कंस्ट्रक्शन पावर बढ़ती जा रही है। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ, ये तो बस शुरुआत है। मैं पूरी सिटी को एकदम बदल दूंगा, इतना आलिशान बनाऊंगा कि सब के सब इसे देखते रह जाएंगे। मैं एक सिटी जानता हूँ जिसका नाम है रोम, जो कि बहुत शानदार सिटी है, बहुत सुंदर है। मैं इस सिटी को भी सेम वैसे बनाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने जो ये रोड बनाई है ये हमारे फ्रंटियर मेंशन से सीधे ईस्ट के माउंटेन्स तक जाएगी। जेवियर कहता है, मैं समझता हूँ तुम सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना चाहते हो, लेकिन फिर भी रोड बनाने से होगा क्या, इससे इतना सुधार नहीं आएगा। लियो बोलता है, नहीं काफी सुधार आएगा, तुम बस देखते जाओ। किसी भी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली उसके रोड पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से सामान की ट्रैवलिंग होती है। लियो के इतने के साथ में जेवियर के माइंड में एक बहुत बड़ा शक आ जाता है। वो उससे बोलने लगता है, मास्टर लियो, एक चीज है जो कि समझ नहीं आ रही है, आप एक टाइम पर इस तरह की नॉलेज बिल्कुल मेरे पास में नहीं रखते थे, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया है, आपको इस बारे में कैसे पता है? मैं देख रहा हूँ हाल ही की कुछ टाइम के अंदर आपके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आया है। आपने एक नए तरह का सिस्टम बनाया है जिससे घरों के अंदर सब कुछ अच्छी तरह गर्म रहता है, और इसके अलावा आपके पास में ये स्पेशल चूहा है जो कि साइज को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। ये समनिंग पावर आपके पास में कैसे आई? आपको देखकर मुझे कभी कभी शक होता है कि आप सच में मास्टर लॉयड फ्रंटियर आई है। जेवियर के तकनीक साथ में लियो को एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जेवियर को तुम्हारे ऊपर शक हो चुका है। ये देखने के साथ में लियो के पसीने छूटने लगता है। वो सोचने लगता है, ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर इसे यहाँ पर 1% भी शक हो गया कि मैं लॉयड फ्रंटियर नहीं हूँ, तब तो जरूर से ये मेरे ऊपर अटैक करके मुझे खत्म कर देगा। मुझे किस तरीके से बातों संभालना होगा, इसको ये भरोसा दिलाना होगा कि मैं ही लॉयड फ्रंटियर हूँ। यहाँ पर ये बंदा जेवियर इतना ताकतवर है कि अगर इसने मुझे मारने का ठान लिया तो कोई भी नहीं है जो कि मुझे बचा सके। लेकिन मुझे यहाँ पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास में एक स्पेशल स्किल है जिसकी मदद से मैं अपना एक ऐसा चेहरा बना सकता हूँ जिसके ऊपर लोगों को भरोसा हो जाएगा। मेरे उस चेहरे को देखकर लोग उसे मासूम समझने लगेंगे। ये सोचकर लियो यहाँ पर उस स्किल का यूज करता है। वो मासूम तो नहीं बल्कि कोई बेवकूफ सा इंसान लग रहा है। ऐसा ही अजीब सा मुंह बनाकर वो जेवियर से बोलने लगता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर शक है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम पूरे 24 घंटे मेरे साथ में रहते हो। इसका जवाब है ना। यानी कि इसका मतलब मेरे पास ऐसा बहुत सा टाइम होता है जब तुम मुझे नहीं देख रहे होते हो, और ठीक उसी टाइम पर मैंने सारी नॉलेज को इकट्ठा किया है, इसलिए तुम मेरे ऊपर किसी भी शक मत करो, मुझे कम मत समझो। मेरे पास में बहुत ज्यादा नॉलेज है, मुझे इस तरह से पता है किस चीज को किस तरीके से करना है। जेवियर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर ये बताइए आपके पास में वो समनिंग की स्किल कैसे आई? अधिकतर मैजिशियन जो कि कम से कम 20 साल तक अपने मैजिक के ऊपर काम करते हैं, उनको भी इस तरह की स्किल बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो फिर आपको ये कैसे आता है? ऐसा हो सकता है मैं आपके पूरे टाइम में नजर नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे ये तो पता है आपने कभी भी ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं की है। लियो कहता है, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है मैंने जब जन्म लिया हो, जन्म से ये स्किल मेरे पास में हो, बस मैंने उसे हाल ही में अपनी बॉडी के अंदर अनलॉक किया है। तुम खुद के बारे में देखो, तुम खुद भी कितनी ज्यादा ताकतवर हो, तुमसे बड़े भी काफी सारे लोग हैं, लेकिन वो भी तुम्हें फाइट में नहीं आ सकते। तो यानी कि तुम्हारी इस खूबी को देखकर हम ये मान ले कि तुम जेवियर नहीं हो, तुम्हारी एज इतनी कम नहीं है। जिस तरीके से तुम एक एक्सपर्ट हो वैसे कोई और भी तो हो सकता है। जेवियर कहता है, लेकिन मैं खुद को एक एक्सपर्ट मानता ही नहीं हूँ, मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ। लियो कहता है, ऐसा हो सकता है कि तुम नॉर्मल हो, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। और जो ये समनिंग स्किल जो तूने मेरे पास में देखी थी, ये वो स्किल है जो कि जन्म से मेरे साथ में है, बस तुम्हें कभी बताया नहीं। लियो ये सब कुछ कहकर जेवियर को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जेवियर को कुछ भरोसा होता नहीं है, लेकिन वो आगे लियो सवाल भी नहीं करता। और फिर यही लियो को एकदम सही मौका मिलता है इस टॉपिक को खत्म करने का। वो जल्दी पीछे घूमता है और फिर कहने लगता है, तो फिर ठीक है, अब तुम्हारे पास में मेरे लिए कोई सवाल नहीं है, तो फिर आज के बाद में इस टॉपिक को दोबारा मत छेड़ना। मेरे पास में फिलहाल बहुत सारे काम है जो कि सारे मुझे कंप्लीट करने होंगे। ये कहने के बाद में जब लियो आगे बढ़ने लगता है तो वो सोचता है, शायद से मैंने कर दिखाया है, अब जेवियर कभी भी इस पॉइंट को दोबारा शुरू करेगा नहीं। और सच में ऐसा होता भी है, जेवियर के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी लियो सेकंड मेन नाइट जो कि अब फर्स्ट पोजीशन में पहुंच चुका है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन वाले की तो डेथ हो चुकी है, इसके पास में आकर इससे कहने लगता है, सर बेरियान, मेरे को एक इम्पोर्टेंट काम के लिए यहाँ से निकलना होगा, इसलिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाता रोड कंस्ट्रक्शन का सारा काम आप संभालेंगे। पेरेंट बोलता है, हाँ बिल्कुल, जब तक आप वापस लौटेंगे ये सारा काम कंप्लीट हो चुका होगा। तभी जेवियर बोलता है, वैसे आपको पता है ना, आपके साथ में मैं भी जाऊंगा, क्योंकि यही मेरा काम है, आपके ऊपर नजर रखना। लियो बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम तो मेरे साथ में चलोगी, मैं जाके भी जाऊंगा, तुम्हें अपने साथ में लेके ही जाऊंगा। जेवियर कहता है, वैसे हम यहाँ से जाने का वाले हैं। लियो बोलता है, किसी के पास में मेरे काफी सारे पैसे हैं, मुझे वो पैसे वापस चाहिए, उस पैसे को लेने के लिए हमें जाना है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लुडेनिया नाम के एक टाउन का सीन दिखता है। यहाँ के एक घर के अंदर एक बंदा होता है जिसका नाम है टोडस। हाँ, ये वही बंदा है
जिसको फर्स्ट सीनियर नाइट सारी राजा ही बताने वाला था। ये यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि इसके पास में भी ये खबर आ चुकी है कि फर्स्ट सीनियर नाइट की डेथ हो चुकी है और इसी वजह से इसका काफी सारा पैसा डूब चुका है। ये सारा पैसा उसने फर्स्ट सीनियर नाइट को दिया था जो कि अब मर चुका है, तो उसका सारा पैसा भी वहां अटक गया है और इसके पास में कुछ खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ पाई, इसलिए ये अपना सर पकड़ के यहाँ पे रो रहा होता है। इसी समय एक बहुत ताकतवर बंदा इस जगह पहुंचता है जो कि इसका बॉडीगार्ड है, जिसके पास में आकर इसे कहने लगता है अब रोने का क्या फायदा, तुम्हारे पास जितने पैसे थे वो सारे तुमने जुए में लगा दिए और बचे हुए पैसे किसी को दे दिए। अब तुम्हारा कोई पैसा तुम्हारे पास पैसा नल नहीं है। जब तुम्हारे पास में लक था तब तो तुम पूरे समय मजे करते रहे, लेकिन अब तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचा है। मैं एक बात तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूँ कि मैं भी तुम्हारे पास में केवल कुछ टाइम के लिए काम करूंगा, जब तक की सैलरी तुमने जो दे रखी है मुझे जल्दी से तुम्हें सैलरी देनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं भी तुम्हें छोड़ के चले जाने वाला हूँ। उसके बाद में तुम अकेले देख लेना खुद को कैसे संभालोगे। ये सुनकर टोटस का भी परेशान रहता है। उसे क्या लगता है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम कितने लंबे टाइम से मेरे साथ में हो और अब इस तरीके से जब मेरा बुरा टाइम आ रहा है तब तुम जाने की बात कर रहे हो। बॉडीगार्ड बोलता है हाँ बिल्कुल मैं चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ में केवल पैसों के लिए था। जब तुम मुझे पैसे दे रहे थे तब तो तुम्हारे साथ में था और जैसे ही तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे मैं चला जाऊंगा। यहाँ पर पैसों के अलावा हम दोनों के बीच में और कोई रिलेशन नहीं है। टोटस बोलता है तो फिर ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा ताकि पैसे को जुगाड़ कर सकूं, लेकिन तब तक अच्छी तरीके से मुझे प्रोटेक्ट करो। अभी इस टाइम पर मुझे तो बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उन सभी को मुझसे पैसे चाहिए और केवल तुम ही हो जो कि उन सभी से मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो और बहुत ताकतवर हो। तुम्हें मुझसे पैसे मांगने वाले सभी लोगों से बचाना होगा। टोटस के इतने के साथ में ही एक जोर से आवाज आती है कि तुम मेरी बात कर रहे हो। ये कहते हुए गेट को तोड़ते हुए एक बंदा अंदर घुसता है। ये हमारा हीरो लियो है। टोटस इसे देखते पहचान नहीं पाता। वो इसे कहने लगता है तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से अंदर घुसने की। लियो हंसते हुए बोलता है शायद से तुम मुझे जानते नहीं हो। हाँ तुम्हें मेरी शक्ल नहीं पता होगी, मेरा नाम है लॉयन फ्रंटेरा। इस नाम को सुनकर तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा मैं कौन हूँ। दिमाग की घंटी बजी। लियो की इस लाइन के पूरे होने के साथ में टोटस की चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। वो बुढ़ते घबरा जाता है और इसे देखकर बॉडीगार्ड बोलने लगता है हमें क्या करना चाहिए, आप कहें तो मैं इसे जान से मार दूं। टोटस बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये खतरनाक है, जल्दी से यहाँ से निकलो। ये सुनकर बॉडीगार्ड बिल्कुल वैसे ही करता है। वो जल्दी से टोटस को अपने हाथ से पकड़ लेता है और फिर कूदते हुए यहाँ से भागने लगता है। उससे पहले एक खिड़की को तोड़ता है और फिर एक ही छलांग में काफी दूर जो इनके ऊपर जाके लैंड होता है। यहाँ पर ये जिस तरीके से यहाँ से भागा है इसे देखकर क्लियर पता चल रहा है इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, जिन पे गिरने पर भी इसे कुछ खास होता नहीं है। लेकिन जिस जगह पर ये लैंड किया है वहां पर पहले से कोई है जो कि इसका इंतजार कर रहा है। इसके हाथ में एक बड़ी सी स्वॉर्ड है जिसकी एक अटैक से ये बॉडीगार्ड मारा जा सकता है। यह है जेवीआर। अपनी स्वॉर्ड को हाथ में पकड़े हुए जेवीआर इस बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ने लगता है और फिर कहता है तुम्हारे पास में केवल एक ही मौका है, मैं एक बार कहूंगा इस बंदे को यहीं पे छोड़ दो और शांति से यहाँ से चले जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम पर अटैक करने के लिए मैं मजबूर हो जाऊंगा। ये कहने के बाद में जेवियर सोचने लगता है ऐसा कैसे हुआ, मास्टर लियो को ये बात कैसे पता थी कि ये दोनों बंदे पीछे खिड़की से भागने की कोशिश करेंगे और ठीक इस जगह पहुंचेंगे। ये केवल एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि उनकी बताई जगह पर ही ये दोनों पहुंच गए। तभी ये बॉडीगार्ड इस बंदे टोटस को साइड में रख देता है और फिर कहने लगता है लड़के तुम जो कोई भी हो तुम बहुत ज्यादा यंग हो, अभी तो तुमने केवल सीखना शुरू ही किया है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ और वैसे मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे पास एक स्वॉर्ड है, क्या तुम्हें इस स्वॉर्ड पकड़ना भी आता है, तुम इसे ठीक से चला भी पाओगे। ये कहते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है जिसके वजह पता पड़ता है ये भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये एक मैजिशियन है जिसके पास में डायरेक्ट टाइप की कुछ पावर है कि अपने हाथों के अंदर एक एनर्जी बॉल बना लेता है। इसे देखकर लियो जो कि बीवी इस घर के अंदर है वो टूटी खरीद देख के सोचने लगता है इसकी फाइट जेवियर से होने वाली है। जेवियर बहुत ताकतवर है, मुझे यकीन है वो आसानी से इस बॉडीगार्ड को संभाल लेगा और टोटस को भी हम आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं तो ताकतवर नहीं हूँ कि यहाँ पर सामने जा सकूँ, मुझे यहीं साइड इस फाइट को देखना चाहिए ताकि मैं सेफली फाइट के एंड तक यहाँ पर जिंदा रह सकूँ और फिर टोटस के हाथ में हम जो चाहे वो कर सके। अभी फिलहाल के लिए मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जेवियर इस फाइट को जल्दी से खत्म करे, क्योंकि जेवियर के लिए भी ये पहली बार है किसी ऐसे बंदे से फाइट करना जिसको डायरेक्ट टाइप का मैजिक आता हो, क्योंकि जेवियर एक स्वॉर्ड मैन है, उसके लिए किसी मैजिक से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, स्पेशली ग्रेविटी मैजिक। वैसे ये चीज मैंने उस नोवेल के अंदर पढ़ी थी, जेवियर के ऊपर ग्रेविटी अटैक्स का काफी खतरनाक इफेक्ट हुआ था। अब शायद से ये चीज मुझे सामने से देखने को मिलेगी और जेवियर पहली बार किस तरीके से इस फाइट के अंदर स्ट्रगल करता हुआ मुझे दिखाई देगा। लियो ये सब कुछ सोच रहा होता है, इस टाइम पर ये फाइट शुरू हो जाती है। बॉडीगार्ड इस एनर्जी बॉल को तेजी से जेवियर की तरफ फेंकता है। जेवियर शुरुआत में एकदम शांत रहता है और फिर एकदम से अपने स्वॉर्ड को अपने सामने ले आता है। एनर्जी बॉल सीधे स्वॉर्ड को टकराती है और फिर चारों तरफ बिखर जाती है। इस बॉल ने इस जगह बिखरने के बाद में जेवियर को चारों तरफ से घेर लिया है और ये देखकर अभी जेवियर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब चल क्या रहा है। तभी एकदम से उसके ऊपर एक और अटैक होता है, एक जोरदार मुक्का सीधे उसके ऊपर आगे बढ़ता है। ये अटैक इस बॉडीगार्ड ने किया है। मुक्का पड़ने के साथ में जेवियर तेजी से पीछे तो जाकर गिर जाता है और फिर वो जल्दी से खुद संभाल भी लेता है। और इसके बाद में पता चलता है नोवेल के हिसाब से जब जेवियर की इस बॉडीगार्ड से फाइट होती है
उस टाइम पर जेवियर केवल एक नॉर्मल सा हाई लेवल का स्वॉर्ड मास्टर था। उसे वो सारी स्किल नहीं आती थी जो कि लियो ने उसे सिखाई है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, लियो ने जेवियर को एक स्किल सिखा दी है जिसकी वजह से वो माना पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है। और यहाँ पर यही एक स्किल इस फाइट के अंदर एक टर्निंग पॉइंट होती है। जेवियर की मक्का मारने के बाद में इस बॉडीगार्ड को कुछ खतरनाक दिखाई देता है। जेवियर की बॉडी के अंदर कुछ चीज है जो चमक रही है। ये उसका बाना हार्ट है जिसके आसपास में 3 पावर रेज घूम रही है। यानी कि अभी तक जेवियर को ये स्किल केवल उतनी आती है जितनी लियो ने जो सिखाई थी। अभी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। इस माना हार्ट की पावर को एक्टिवेट करने के बाद में जेवियर जोर से अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है। उसके साथ करने के साथ में उसके आसपास में जो एक डार्क टाइप का सर्कल बना था ये तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद में वो आगे कहने लगता है ये किस तरह की स्किल थी, मेरे एक बार स्वॉर्ड घुमाने के साथ में ये स्किल तुरंत ही गायब हो गई, कहीं से तो नहीं ये भी इस स्किल का कोई पार्ट हो। इतने बेकार की उम्मीद मैंने एक बॉडीगार्ड से तो नहीं की थी। जेवियर की ये एक लाइन इस बॉडीगार्ड को डराने के लिए पूरी काफी होती है। इसके पसीने छूटने लगता है। ये जल्दी से टोडस को इस जगह पर छोड़कर यहाँ से भागने लगता है। भागते हुए कहता है अब तुम खुद ही संभालो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे खत्म होता है, मैं तुम्हें किसी तरह से बचाऊंगा नहीं। टोडस जल्दी चलाकर इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं है। बॉडीगार्ड यहाँ से भाग जाता है। तभी जेवियर टोडस के पास में आता है और फिर इसे कहने लगता है मुझे पता चला तुमने फ्रंटियर फैमिली के साथ में एक धोखा किया है, तुम जानते हो इससे कितनी बड़ी सजा होती है। ये कहते जेवियर जब टोडस की तो बट रहा होता है। टोडस बुरी से घबरा जाता है, वो लड़खड़ा जमीन पे गिर जाता है। वो इस टाइम पर इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुंह से बिल्कुल आवाज नहीं निकलती। उसे अपने सामने अपनी मौत दिखाई दी जाती है। जेवियर ये कहता है तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है, मैं तुम्हारे दोनों पांव काट दूंगा, उसके बाद में तुम जिंदगी बस केवल भी पाओगे। तुम्हारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसकी मदद से तुम किसी के साथ भी फ्रॉड कर सको। यही तुम्हारी सजा है और तुम्हें सजा मैं तुरंत ही देने वाला हूँ। इसके अंदर बिल्कुल भी देरी नहीं की जाएगी। लेकिन तो जेवियर अपने स्वॉर्ड घुमा देता है। तभी एक जोर से आवाज आती है जेवियर वहीं पे रुक जाओ। ये कहते हुए लियो जेवियर के एकदम सामने आ जाता है, इस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। जेवियर भी एकदम सही टाइम पर तलवार रोक लेता है। लियो ये कहता है जेवियर तुम्हें कंट्रोल में रहना चाहिए, मैंने तुम्हें इसे मारने की परमिशन नहीं दी थी। अगर यहाँ पर तुमने इसके पैर काट दिए तो फिर ये हमारे किसी भी काम का नहीं होगा। अभी हमें इससे बहुत ज्यादा काम है, जैसे ही एक बार इससे काम निकल जाए उसके बाद में इसका असर तुम्हारा होगा, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। लियो की ये बात जेवियर को थोड़ी ठीक लगती है। वो जल्दी से अपने स्वॉर्ड को वापस पीछे ले लेता है। यहाँ से हम कुछ और देर बाद देखते हैं इस बंदे के साथ में इंटरोगेशन शुरू हो चुका है। इसे एक कुर्सी से बांध दिया गया है। ये बुरी तरह कांप रहा है। इसके सामने की तरफ लियो और जेवियर है। लियो उसको इस तरह कांपते हुए इसे कहने लगता है तुम इस तरह डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत करने वाला नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ पर मुझसे बिल्कुल गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ में एक डील करना चाहता हूँ। तुम्हें पता तो होगा ही हम इंसान है और इंसान कितने ज्यादा ग्रीडी होता है। और सेम ऐसा ही सीन मेरे साथ में है, मैं भी बहुत ज्यादा लालची हूँ और ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है जिसका मैं अच्छी तरह फायदा उठाऊंगा, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते होंगे कि तुमने बहुत सारे लोगों के साथ में ठगी की है। तो अगर मैं तुम्हारे बारे में लो में बात करूँ, यानी कि तुम्हें अगर कोर्ट तक घसीटूं तो तुम्हारे साथ में काफी कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि ठगी की एक बहुत बड़ी सजा होती है। तुम काफी लंबे टाइम तक जेल में रहोगे और इसके अलावा तुम्हें कई तरह से टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन क्योंकि इस सब के अंदर मेरा कुछ भी फायदा नहीं है, इसलिए मैं कुछ और करने की सोच रहा हूँ। टोडस बोलता है कि सच में, यानी इसका मतलब तुम मुझे माफ कर देने वाले हो, प्लीज ऐसा कर दो, मुझे ऐसे जाने दो। लियो कहता है नहीं, इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से तो तुम्हें से बच के नहीं निकल पाओगे। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मुझे पता है बोरन का बचाओ सारा सामान तुम्हारे पास में है, कैसा रहेगा, तुम्हारी जान के बदले में वो सारा सामान तुम मेरे वाले कर दो, उसके ऊपर मेरा स्वामित्व होगा। लियो की इस बात को टोडस बिना किसी भी हिचकिचाहट के मान जाता है। वो तुरंत ही उसे कहने लगता है हाँ बिल्कुल, वो सारा सामान तुम्हारा हुआ, तुम जो चाहे वो अपने बस में लेके जा सकते हो, बस तुम मुझे छोड़ दो। और अब जब हमारी बीच में डील हो चुकी है तो क्या मैं जा सकता हूँ? जल्दी से मेरे हाथ खोलो। लियो कहता है नहीं, अभी तक हमारे बीच में कोई डील हुई नहीं, ये तो केवल एक शुरुआत है, तुम्हें मेरे और भी काफी सारे काम करने होंगे। टोडस बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, जल्दी से मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा, तुम्हारा हर एक शब्द मेरे लिए कमांड के बराबर है। लियो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो भी ठीक है, इस एग्रीमेंट के अंदर अपने साइन कर दो, उसके बाद में क्या करना है वो मैं देख लूंगा। टोडस उस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए कहने लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है? लियो कहता है ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें केवल इतना सा लिखा हुआ है कि तुम अब से एक एम्प्लॉय होगे जो कि मेरे लिए काम करोगे, और मेरे पास में तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा, लेकिन क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है इसलिए उस सैलरी का 80% हिस्सा तुम मुझे वापस कर दोगे, जिससे तुम्हारे ऊपर जो भी कर्जा है उसे उतारा जाएगा। इसके बाद में जो 20% बचेगा वो तुम अपने पास में रख सकते हो अपने निजी यूज के लिए। इस तरीके से तुम्हें 520 साल तक मेरे लिए काम करना है, और फिर जैसे ही ये टेम्पलेट खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम फ्री, तुम्हारे ऊपर मेरा कोई भी कर्जा नहीं होगा। देखा मैं कितना दयालु हूँ, तुम्हारे लिए कितना सब कुछ कर रहा हूँ, कितने कम टाइम के अंदर तुम्हें सजा खत्म हो जाएगी। ये सुनकर टोडस बहुत चौंक जाता है। वो सोचने लगता है 520 साल, इतनी लंबी तो मेरी जिंदगी भी नहीं होगी। अगर यहाँ पर मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना साइन कर लिया तो अपनी पूरी जिंदगी के लिए मैं इसका गुलाम बन के रह जाऊंगा। जेवियर भी यहाँ पर सेम ऐसे सोच रहा होता है। वो सोचने लगता है इस लड़के ने मुझसे कहा था कि जैसे ऐसा काम हो जाएगा उसके बाद में इस टोडस को मेरे वाले कर देगा, लेकिन इसका काम तो 520 साल तक चलेगा। मैं जानता था ये बंदा बिल्कुल भी दयालु नहीं हो सकता, ये कितना चालाक है, इसकी सीमा आज मैंने देख ली है। और इसी टाइम पर लियो के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है। वो सोचने लगता है मैं तुम्हें तब तक मरने भी नहीं दूंगा जब तक तुम मेरा सारा कर्ज उतार नहीं देते।
अब तुम्हारी ये पूरी लाइफ मेरी गुलाम है, तुम पूरी लाइफ मेरी गुलामी करते रहोगे, मेरे लिए काम करोगे और वो हर चीज करोगे जो कि मैं तुमसे कराना चाहूंगा। मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ, तुमसे इतना काम कराऊंगा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से मेरे कर्जे की आखिरी बूंद तक मैं एकदम निचोड़ लेने वाला हूँ। यहाँ पे टोडस को लियो की ये सच समझ में आ रही होती है। वो जल्दी चलाकर उसे कहने लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम इस तरीके से मुझे फोर्स नहीं कर सकते। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैं किसी भी हालत में साइन नहीं करूंगा। ये एक बहुत ही घटिया कॉन्ट्रैक्ट है, तुम बहुत गलत तरीके से मुझे इस पर साइन करवा रहे हो। लियो कहता है मैं तुम्हारे साथ में कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, तुम चाहो तो मेरे साथ में कोर्ट में चल सकते हो, हाँ वहीं पर इस टैग की बात करेंगे। लियो की ये धमकी सुनने के साथ में टोडस तुरंत ही रो देता है, क्योंकि उसे पता है अगर कोर्ट में गया तो तुरंत ही उसे मार दिया जाएगा। लेकिन लियो के साथ में उसकी लाइफ थोड़ी लंबी हो सकती है, ये सोचकर वो रोते हुए उस पर साइन कर देता है। और टोडस को यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हुए इस चीज का एहसास होता है कि उसने यहाँ पर साइन करके अपनी लाइफ को बेच दिया है, जिसका कुछ टाइम बाद में उसे बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। यहाँ से अब हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। जेवियर, लियो और ये बंदा टोडस एक तंगे में बैठकर कहीं पे जा रहे हैं। लियो को इस बंदे टोडस के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसे भी अच्छी तरह से बांध के रखा हुआ है। जेवियर लियो से बोलने लगता है हमें इसके पास में काफी सारा पैसा मिल चुका है, आप 3-4 महीने तक तो इससे हमें कोई भी इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। लियो कहता है वैसे तुम्हें क्या लगता है इस पैसे के साथ में हमें क्या करना चाहिए? मैं तो सोच रहा हूँ हमें और भी लोगों को हायर कर लेना चाहिए। वैसे हमारे पास में अभी टोटल 30 सोल्जर्स है, लेकिन उस तरह के सब थोड़े कमजोर है और कम भी बढ़ रहे हैं। हमें यहाँ पर और भी लोगों की जरूरत है जो कि हमारे लिए हमारे तरीके से काम कर सके। हमें और वर्कर्स चाहिए ताकि हम अपनी रफ्तार को और ज्यादा बढ़ा सके। मेरे पास में ये करने का एक तरीका है, मैं सोच रहा हूँ एक बोर्ड बनाऊं जिसके ऊपर मैं लिखूंगा कि विलेजर्स के अंदर जितने भी लोगों को जॉब चाहिए वो सब के सब हमारे पास में आ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक दिक्कत है, ऐसा हो सकता है वो सारे विलेजर्स ये सोचे कि मैं एक नाकार इंसान हूँ, उन्हें कोई भी सैलरी वगैरह नहीं दूंगा। विलेज के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी के सामने मेरी इमेज बहुत ज्यादा घटिया है, वो बिल्कुल भी मेरी इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी एटलीस्ट मुझे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, हो सकता है कुछ हो जाए। या से हम 3-4 दिन बाद से देखते हैं लियो और जेवियर दोबारा से अपने खुद के इस विलेज के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने एक बोर्ड लगा दिया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रंटेरा फैमिली को कुछ वर्कर्स की जरूरत है, इसके बदले में हर एक को सैलरी भी दी जाएगी 20 गोल्ड पर वीक। अगर किसी को भी इस रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है तो जल्दी से मास्टर लियो से आके मिले। इस बोर्ड को देखने के साथ में ही लियो जिस जगह बैठता है वहाँ पर एक बहुत लंबी लाइन जाती है। काफी सारे लोग यहाँ पर इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए आए हुए हैं। लियो को इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, वो इस बारे में जेवियर से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारे लोग तो मुझसे नफरत करते हैं, इसके बावजूद भी ये सबके सब यहाँ पर आए। जेवियर बोलता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारे लोग आपसे नफरत करते हैं, लेकिन आपने जो घर बनाने का यहाँ पर काम शुरू किया है वो सब कविता शानदार है। आपने यहाँ पर एकदम एक नई टेक्नोलॉजी घोषित कर दी है जिसका नाम ऑनडोल रखा है, उसकी मदद से अब घर काफी ज्यादा गर्म रहते हैं, लोग आपसे काफी ज्यादा खुश है, आपकी रिस्पेक्ट करने लगे, उन लोगों को लगने लगा है कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। लियो इसे कहने लगता है कि सच में ऐसा हुआ है, जिस विलेज के अंदर मेरी रेस्पेक्ट नहीं थी, लोग मेरी तरफ देखना ही पसंद नहीं करते थे, अब इन सभी के मन में ये फीलिंग आ चुकी है कि ये सब मुझ पर भरोसा कर सकता है। लियो सोच रहा होता है तभी सामने की तरफ से एक बंदा आता है और उसे कहने लगता है माय लॉर्ड मैं आपके साथ में काम करना चाहता हूँ, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह पढ़ लिया है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। लियो कहता है बहुत अच्छे, हम जल्दी काम को शुरू करेंगे। तभी बंदा आगे बोलता है लेकिन उससे पहले आप मेरी इस ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कीजिए, आपकी वजह से हमें बहुत फायदा हुआ है। मेरा एक बेटा है जो कि हर समय सर्दी के अंदर काफी परेशान रहता है, लेकिन आपकी वजह से अब हमारे पास में एक ऐसा घर है जो कि अंदर की साइड से पूरा गर्म रहता है, घर के अंदर काफी आराम है, इसीलिए मैं आपको इस चीज के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। ये कहते वो लियो के सामने अपना सर झुका देता है। लियो सोचने लगता है मैंने तो इन लोगों के लिए कुछ किया ही भी नहीं, ये सब तो मेरे खुद के पर्सनल लालच के लिए था, इसके बावजूद भी ये सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे थैंक यू कह रहे हैं। इसके बाद वो बंदा आगे बोलता है मेरा एक और रिलेटिव है जो कि पास के एक शहर में रहता है, वो भी चाहता है कि आप उसके लिए एक वैसा ही घर बना के दें। ये सुनने के साथ में लियो के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आ जाती है, वो सोचने लगता है आखिरकार ये काम कर रहा है, मैंने इन लोगों के लिए काफी सस्ते में इस तरह घर बनाए, इसका अब मुझे फायदा होने वाला है। अब ये सारे लोग मुझे आगे रेफर करने लगे हैं, अब धीरे धीरे करके सब जगह पर मेरा नाम फैल जाएगा, मेरा ब्रांड सब जगह फैल जाएगा और मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा कि हर तरफ से मेरे पास से पैसे आएंगे। ये सोचते हुए लियो के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी इविल स्माइल होती है। फिर वो आगे बोलता है हाँ बिल्कुल मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं उनके लिए भी जरूर से वैसा ही शानदार घर बनाऊंगा। इसी समय जेवियर भी यहाँ पर लियो को इस तरह देखकर उसके मन में तो समझ जाता है, वो सोचने लगता है अब मुझे समझ में आ रहा है इतने लंबे टाइम से ये विलेजेस के लिए इतने सस्ते में इस तरह घर क्यों बना रहे थे। यहाँ पर इस विलेज में रहने वाले सभी लोग ऐसा लग रहा है कि ये इनकी अच्छाई है, लेकिन असल में ये तो इनका बिजनेस मॉडल है, पता नहीं कैसे मैं भी नहीं समझने में कभी कभी बेवकूफी कर जाता हूँ। वैसे अभी भी मेरे माइंड में एक सवाल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये फ्रंटियर मेंशन से लेकर वहाँ के माउंटेन तक की इस रोड को क्यों बना रहा है, इसका रीजन क्या है। इसके बाद में हम कुछ घंटों बाद से देखते हैं जेवियर और लियो एक पहाड़ के ऊपर आए हुए हैं। यहाँ पर लियो जेवियर को फाइनली बताने वाला है कि वो यहाँ पर इतनी लंबी सड़क क्यों बना रहा है। इस पहाड़ के ऊपर पहुंचने के बाद में वो जेवियर से बोलने लगता है जेवियर तुम्हारे मन में एक सवाल था ना कि मैं यहाँ पर सड़क क्यों बना रहा हूँ, तो इसका जवाब अब मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम्हें पता होगा सभी घरों के अंदर ऑर्डिनल फ्लोर बन चुके हैं, यानी कि इसका मतलब उन्हें लकड़ियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फर्श को गर्म करने के लिए उन्हें हर समय चिमनी के अंदर कुछ न कुछ डालते रहना होता है। जेवियर कहता है हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, आगे क्या।
लियो कहता है आगे ये कि कुछ टाइम के अंदर हमारी सिटी के अंदर पेड़ों की कमी हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग कई सारे पेड़ों काट चुके होंगे जिनकी मदद से वो लकड़ियां जलाएंगे और फिर अपने घरों को गर्म करेंगे। लेकिन जब लकड़ियां खत्म हो जाएगी उसके बाद में उन्हें दोबारा से हमारे पास में आना होगा और तब जाकर हमारा असली प्लान शुरू होगा। लियो के इतना कहने के साथ में जीवेर के चेहरे के ऊपर जितनी भी हंसी वगैरह होती है, वो लियो के बारे में अपने मन में जितना कुछ भी अच्छा सोच रहा होता है वो एकदम से खत्म हो जाता है। वो चौंकते हुए लियो की तरफ देखता है और फिर कहने लगता है आपका मास्टर प्लान है क्या, आप क्या करना चाहते हैं। लियो कहता है तुम देख रहे हो वहां पर, वहां उन माउंटेन्स को मुझे कहीं से पता चला है, उन माउंटेन्स के अंदर ब्लैक रॉक है जिन्हें हम जलाने में यूज कर सकते हैं। एक तरीके से वो कोयला है जो कि चिमनी के अंदर अच्छी तरह जलाया जाएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर रास्ता बना रहा हूँ ताकि इस कोयले को आसानी से बाहर निकालकर हम विलेज के अंदर लेके जा सके। अभी फिलहाल तो सिटी के अंदर रहने वाले लोगों के पास में भरपूर मात्रा में काफी सारे पेड़ है, लेकिन जब वो पेड़ खत्म हो जाएंगे तब उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। उनको पहले ही उस चिमनी की आदत पड़ चुकी होगी, इसलिए वो प्रचुर मात्रा में हमसे कोयला खरीदेंगे और तब मैं सभी विलेजर्स को अच्छी तरह से जोड़ लूंगा। मैंने उनके लिए जितने सस्ते में घर बनाए वो कीमत अब वसूल होगी। अपने इस मास्टर प्लान को बताते हुए लियो जोर से हंस रहा होता है और जेवियर के चेहरे के ऊपर एक अजब सा गुस्सा आता है। वो सोचने लगता है ये तो बहुत ज्यादा घटिया और लालची इंसान है। पहले तो सभी लोगों को इन चीजों की आदत पड़वा दी और अब उनसे साथ में इस तरह से खेल रहा है। तभी लियो कहता है मुझे पता है तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, थोड़ा धीरे सोचा करो। तुम मुझे घमंडी, लालची या फिर घटिया ऐसा कुछ कह रहे होंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये बिजनेस है और जब तक बिजनेस के अंदर हम अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हमारा नुकसान होता रहेगा। हमने अभी तक घरों को बनाने में मैक्सिमम टाइम पर अपना लॉस ही किया है, तो अब अगर मैं यहाँ पर कीमत को वसूल नहीं करूंगा, सारी चीजों को महंगा नहीं करूंगा, तो फिर हमारा कर्जा जो कि हमारे सर के ऊपर है वो कैसे उतरेगा। अब यहाँ तो हम दूसरे बारे में सोच सकते हैं या फिर अपने खुद के बारे में। लियो की ये एक लाइन जेवियर को पूरी शांत कर देती है। वह कहने लगता है तो फिर ठीक है, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का यही सबसे सही सोल्यूशन है, लेकिन फिर भी अभी भी एक दिक्कत है, आपका प्लान एग्जीक्यूट होगा कैसे। क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं कि इन माइंस के अंदर ब्लैक रॉक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यह माइनिंग करके उन्हें निकालने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी इस चीज में कामयाब नहीं हो पाया। केवल कुछ शुरुआती लोग थे जो कि इस काम को कर पाए थे, लेकिन उसके बाद में कोई भी ये चीज नहीं कर पाया। लियो कहता है हाँ मुझे पता है, हर बार इस तरह की माइनिंग करने पर ये गुफा अच्छी तरह कोलैप्स कर जाती है और सारे लोग अंदर फंस जाते हैं, जिन्हें निकालने के लिए भी अलग से मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से अब कोई भी हमें माइनिंग करने से डरता है और इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। हम यहाँ पर माइनिंग करेंगे और सारे कोयले को बाहर निकाल लेंगे, कोई भी हमारे कॉम्पिटिशन में नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस तरह गुफा के अंदर किस तरीके से माइनिंग की जाती है। मैं कैसे बिना इस गुफा को ढाए यहाँ से अंदर की साइड से उस ब्लैक रॉक को बाहर निकाल सकता हूँ। मेरे पास में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मैंने इस टेक्नोलॉजी का नाम दिया है शील्ड टर्निंग मेथड। जेवियर कहता है शील्ड टर्निंग मेथड, एक और नया वर्ड जो कि मैंने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन फिर भी मुझे भी आपके ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है जैसे अब तक आपने सारा काम ठीक तरह से किया है, आगे भी सब कुछ सही से हो जाएगा। इसके बाद में हम इस गुफा का सीन देखते हैं। यहीं तक उस सूर्य ने अपना रास्ता बनाया है, यहाँ से आगे कैसे जाना है ये लियो बताएगा। इस गुफा के गेट के ऊपर काफी सारे पत्थर गिरे हुए हैं, जिससे पता चल रहा है गुफा पहले ही ढह चुकी है। पहले किसी ने यहीं पर गुफा खोद के अंदर जाने की कोशिश की थी। यहाँ से हम इस गुफा के अंदर के साइड से देखते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी केविटी है, काफी ज्यादा खाली जगह है और ये खाली जगह बिल्कुल खाली नहीं है, जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स है, कुछ बड़े बड़े टेंटिकल्स इस जगह पर दिखाई देता है। और फिर पता चलता है ये कोई एक मोस्टर नहीं बल्कि बहुत सारे मोस्टर्स है। गुफा के अंधेरे के अंदर कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई देती है, ये कुछ चींटियां हैं जो कि भूखी है, अंदर किसी के आने का इंतजार कर रही है। और हमारा हीरो लियो जल्दी ही इस गुफा के अंदर जाने का कोई रास्ता निकालने वाला है। यहाँ से हम लियो को देखते हैं जो कि एक जगह पे खड़ा होता है, अंधेरा हो चुका है। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए कहने लगता है मैं समनिंग पावर का यूज करता हूँ, जल्दी से समन हो जाओ। लियो के तक कहने के साथ में उसकी बॉडी के अंदर से एक ग्रीन रंग की लाइट बाहर निकलती है, आसमान तो जाती है और फिर जैसे जेल पर आती है वहां पर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग समन हो जाती है। और फिर इसके बाद पता चलता है कि लियो के पास में इस तरह की पावर तो है नहीं, ये तो केवल उससे एक सपना है और वो भी इस टाइम पर अभी समनिंग की पावर का यूज कर भी नहीं रहा है। वो आराम से एक टेबल पर बैठा हुआ है और अपनी पावर्स की मदद से एक नक्शा बना रहा है किसे किस तरीके से अगला घर बनाना है। इसी सपने के बारे में सोचते हुए कहने लगता है काश मेरे पास में इस तरह की समनिंग पावर होती, मैं एक ही बारी के अंदर पूरे घर डिजाइन कर देता। अगर सच में ऐसा हो जाता तो मेरे को इस तरह के छोटे मोटे काम नहीं करने पड़ते। पहले इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद में एक ही करके एक एक ईंटें रख के वापस से घर क्रिएट करो। ये सब कुछ सच में बहुत ज्यादा थका देने वाला काम है और मैं सबसे काफी बोर हो चुका हूँ। और इसके अलावा अभी मेरे पास में काफी सारे वर्कर्स भी है, इन सभी सोल्जर्स को मुझे पैसे देने होता है। अब तक मैंने जितना भी काम किया है उस सभी से मैंने बहुत कम प्रॉफिट कमाया है, मेरे पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है ताकि मैं उन वर्कर्स को भी पैसे दे सकूं। काश ऐसा हो पाता कि मेरे पास में सबने की ऐसी पावर होती जिसकी मदद से मैं इसे बहुत सारे गुलाम समन कर लेता जो केवल मेरे लिए काम करते और मुझे उन्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते। लियो की ये बात सुनकर सिस्टम कहने लगता है अगर तुम्हें ये स्किल पसंद नहीं आ रही है तो तुम चाहो तो सबके सब हाथों से ड्रॉ कर सकते हो, तुम्हें स्किल को यूज करने की जरूरत नहीं है। लियो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ये हाथों से ड्रॉ करने से तो ये ज्यादा बेटर ही है। इसके बाद हमें पता चलता है लियो ने जब टोडो से मिला था तब उससे बेरोन को कुछ बचाओ सामान मांगा था। असल में यहाँ पर बेरोन का मतलब लियो के फादर है। बेरोन एक उपाधि है, यहाँ पे बेरोन का मतलब है किंग और बेरोनिस का मतलब है क्वीन, जो कि लियो के मदर और फादर है। इसके बाद में लियो को अपने सामने काफी सारी स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर उसके स्किल्स के बारे में लिखा हुआ है।
असल में लियो ने पिछले कुछ महीनों के अंदर जितने भी काम किया है उसकी वजह से उसे काफी सारे आरपी पॉइंट्स मिल चुके हैं, क्योंकि अब तो उसका पूरा विलेज ही उसे पसंद करने लगा है। इसलिए लियो के पास में अभी टोटल राउंड फिगर में 640 आरपी पॉइंट्स है और वो यहाँ पर बिना जल्द सोचे अपनी 2 स्किल्स बेसिक प्लानिंग और बेसिक सर्विंग इन दोनों को अपग्रेड कर देता है। दोनों स्किल लेवल 10 तक पहुंच चुकी है और अब इन दोनों स्किल का नाम है इंटरमीडिएट प्लानिंग और इंटरमीडिएट सर्विंग। और अब इस लेवल के कारण लियो इन दोनों स्किल्स को और भी ज्यादा अच्छी तरह से यूज कर सकता है। इसी स्किल को यूज करने के लिए वो पहुंच जाता है उस जगह पर जहाँ पर ये गुफा है। यहाँ पहुंचने पर उसे दिखाई देता है जहाँ पर कुछ टाइम पहले कच्ची जमीन थी, अब यहाँ पर सड़क बन चुकी है। सामने की तरफ उस ढही हुई गुफा को देखकर वो कहने लगता है यहीं पर वो गुफा है जो कि कुछ टाइम पहले गिर गई थी, हमें यहीं से आगे खुदाई शुरू करनी होगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी पावर्स का यूज करूंगा। मेरे पास में इंटरमीडिएट सर्विंग की स्किल है जिसका यूज मैं यहीं पे करने वाला हूँ। ये कहते लियो जैसे पावर्स का यूज करता है उसके आंखों के अंदर से एक ग्रीन रंग की लाइट निकलती है और उस सामने की तरफ एक बहुत बड़ा खाली एरिया दिखाई देता है, लेकिन असल में वहाँ पर कोई खाली एरिया ही नहीं बल्कि ये ढही हुई गुफा है। असल में ये लियो की एक ऑप्टिकल पावर है जिसकी मदद से लियो 5 मीटर के रेडियस के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ देख सकता है, चाहे वहाँ पर कुछ हो या फिर ना हो। एक तरीके से ये एक लाइट एक्सरे विजन है जिससे वो चीजों के आर पार देख सकता है। इस तरीके से वो ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि इस गुफा के अंदर एंटर करने का सबसे सही रास्ता कौन सा है। इसके बाद में लियो सोचने लगता है यहाँ से अंदर एक सेफ रास्ता है, मैं इस तरीके से अंदर जा तो सकता हूँ, लेकिन एक दिक्कत है, हमें खुदाई काफी तेजी से करनी होगी। ये काम वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर मैं बहुत सारे टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं चाहूँ तो इस काम के अंदर अपने सारे ह्यूमंस को लगा सकता हूँ, लेकिन वो सोल्जर्स काफी ज्यादा स्लो है, उनको इस तरह से खुदाई करने में काफी लंबा टाइम लग जाएगा। और इसके अलावा प्रोडोम की हालत भी काफी ज्यादा खराब है। मैंने उसे यहाँ पर रोड बनाने का काम दिया था जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा थक गया, मैं उसको रोकना भूल गया था। इस वजह से अब वो काफी लंबे टाइम तक केवल आराम ही करता रहेगा। अगर मैं उसके ठीक होने का इंतजार करूँ तो अभी उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, गुफा के अंदर उसे एंटर कराने में बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा। और अगर मैंने उसके साइज की इस गुफा को बनाया तब तो और भी टाइम लग जाने वाला है। और इसके अलावा गुफा को इतना ज्यादा चौड़ा करने में भी बहुत ज्यादा रिस्क है। यानी इसका मतलब अभी केवल एक ही काम है जो किया जा सकता है, मुझे एक और मॉन्स्टर को यहाँ पर समन करना होगा। रैंडम समनिंग गेम, जल्दी से मेरे सामने आओ। लियो के इतने के साथ में वहाँ पर स्क्रीन शो जाती है जिसके पर लिखा हुआ है अब की बार एक बार रैंडम व्हील को घुमाने के लिए तुम्हें 70 आरपी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। यहाँ पर 70 आरपी पॉइंट्स लियो के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तुरंत ही इसे खर्च कर देता है। जिसके बाद में ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। वहाँ पर वही एक ग्रीन रंग का गोला दिखाई दे रहा है जिसके अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही है। इसके बाद में उसमें से कोई बाहर निकलता है, ये पिंक कलर का मॉन्स्टर है। इसके बाद में एक क्यूट समूह उस ग्रीन रंग के पोर्टल में से बाहर निकलता है। कोई चीज जोर से चिंबा गिरती है, ये एक कीड़े टाइप का कुछ है जिसके बाहर आने के साथ में इसके मुंह के अंदर से बेंगुल बेंगुल करके आवाज आने लगती है। इस मॉन्स्टर को देखने के बाद में लियो के चेहरे के ऊपर कुछ का एक्साइटमेंट नहीं होती, वो बिल्कुल जैसे प्रोडोम को देख रहा था वैसे ही इस मॉन्स्टर को देख रहा होता है। वो सोचने लगता है ये तो मुझे दिखने में पिछले वाले से भी ज्यादा बेकार लग रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है इसके पास में भी कोई शानदार स्किल हो जिसका मैं सही तरह से यूज कर पाऊँ, क्योंकि प्रोडोम को देखने के बाद भी मुझे ऐसा ही फील हुआ था, लेकिन अब वो मेरे बहुत काम आ रहा है। इसके बाद में वो इस मॉन्स्टर से बोलने लगता है कि तुम्हारे पास में कोई स्पेशल स्किल है, ऐसा तो नहीं तुम अपना साइज बढ़ा सकती हो या फिर कुछ और कर सकती हो। मॉन्स्टर की तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं आता। लियो आगे बोलता है जल्दी से मुझे तुम्हारी स्किल बताओ, मुझे बताओ मैं तुम्हें किस तरह से यूज कर सकता हूँ। यहाँ से एक टाइम लैप्स शुरू होता है, हम सीधे कुछ वीक बातों से देखते हैं। गुफा का काम काफी तेज शुरू हो चुका है, काफी लंबी गुफा हो चुकी है और ये करने के लिए लियो ने इसी नए मॉन्स्टर का यूज किया है। उसने इसका नाम रखा है बेंगुल। और लियो यहाँ पर काफी अनोखे तरीके से इस मॉन्स्टर का इस गुफा के अंदर यूज कर रहा है। उसने सबसे पहले इस मॉन्स्टर के लिए एक अलग से मशीन बनाई है, उस मशीन के आगे मॉन्स्टर को फिट कर दिया है। ये मशीन आगे बढ़ती जाती है और मॉन्स्टर अपने मुंह से आगे जितनी भी डट आती है उसे खाता जाता है। असल में इस मॉन्स्टर के पास में चॉपिंग डट की स्किल है जो कि लेवल 1 पर है। यहाँ पर इस गुफा के अंदर काफी लंबा छेद करने के बाद में जब ये मॉन्स्टर बाहर निकलता है तुम देखते हैं लियो भी इसके साथ में ही है। वो जल्दी से कहता है JVR काम पे लग जाओ। लियो के इतने के साथ में इस मॉन्स्टर की सेकंड स्किल एक्टिवेट होती है जिसका नाम है एक्सीलरेटेड डर्ट, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी डर्ट होती है उसके साथ में कुछ प्रोसेस करता है, जो करते वक्त इस मॉन्स्टर की बॉडी बुढ़ते से कांपने लगती है। और ये देखकर JVR इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि कुछ खतरनाक होने वाला है। इसके बाद मॉन्स्टर की तीसरी स्किल दिखाई देती है जिसका नाम है स्टील ड्रग लॉन्चर। असल में मॉन्स्टर अपने आगे से जितनी ब्लड खाता है उसको अपने पीछे से स्टील के अंदर ट्रांसफॉर्म कर वायु बाहर फेंक सकता है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है जिसे रोकने का काम है JVR का। JVR इसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर इन्हें काट देता है, जिसके बाद में काम शुरू होता है बाकी के सोल्जर्स का। वो इन कटे स्टील रोड्स के ऊपर अपने प्रोसेस शुरू कर देते हैं। इनकी वजह से कई सारे तरह के वेपन्स को बनाते हैं और फिर यही वेपन आगे की ड्रिंकिंग प्रोसेस के अंदर काम आता है। JVR जिस भी कुछ कर रहा होता है तो वो सोचा लगता है वैसे तो मैं एक नाइट हूँ, मेरे को इस तरह काम नहीं करना चाहिए, मैं ये क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर इस जगह पर एक मॉन्स्टर की पूप को इस तरह से काटना ये मेरे को बिल्कुल शोभा नहीं देता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस काम को कोई और नहीं कर सकता इस वजह से मुझे करना पड़ रहा है। इसी टाइम पर दोबारा से लियो की आवाज आती है, सब के सब बहुत अच्छे आगे बढ़ते रहो, हम यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। लियो के इतने के साथ में एक बंदा जो कि मॉन्स्टर के एकदम पास में है वो इस मशीन को आगे बढ़ाना शुरू करता है और इसी तरीके से इस प्रोसेस को एक साइकिल के अंदर लगातार रिपीट किया जाता है ताकि उस गुफा को जितना हो सके उतना लंबा किया जा सके। वैसे लियो ने यहाँ पर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। यहाँ पर एक पाइप बिछाई गई है जिसकी मदद से ऑक्सीजन हर समय अंदर आती रहती है।
ये इस टाइम पर जमीन में बहुत गहराई में है, इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की काफी ज्यादा कमी है। अगर यहाँ पर ये पाइप ना हो तो ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो जाएगी और अंदर जितने भी लोग हैं वो तुरंत ही बेहोश हो जाएंगे। इसी टाइम पर जेवियर लियो के पास में आता है और उसे कहने लगता है, मास्टर लियो, अब आपको रुक जाना चाहिए। काफी लंबे टाइम से आप लगातार काम करते जा रहे हैं, अगर आप ऐसे काम करते रहे तो कुछ टाइम पे तो बेहोश हो जाएंगे। जिस तरीके से बाकी सभी लोग रुक रुक के काम कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। बाकी लोगों के पास में तो शिफ्ट का ऑप्शन है, जैसे वो हटते हैं उनकी जगह पर कोई दूसरा आ जाता है, लेकिन आप किसी को भी अपनी जगह पे काम करने नहीं दे रहे हैं। लियो कहता है, क्योंकि यहाँ पर जो काम मैं कर रहा हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, मैं इस जगह का इंचार्ज हूँ, इसलिए यहाँ पर जितनी भी कमांड है वो सारी मुझे देनी होगी। अगर मैं चला जाऊंगा तो तुरंत ही सारा काम रुक जाएगा। जी कहने के बाद में लियो सोचने लगता है, जब मैं कोरिया में था तब उस टाइम पर काफी सारे ऐसे बॉस थे जो कि पूरे समय केवल आराम ही करते रहते थे। उनका सोचना ये था कि हमेशा वर्कर्स को काम करना चाहिए, लेकिन मैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी को हमेशा ये लगना चाहिए कि मैं उनसे कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ताकि वो हर समय मेरी रिस्पेक्ट करे और ज्यादा तेजी से मेरे लिए काम करते रहें। अगर मैं यहाँ पर आराम करना शुरू कर दूंगा तो इन सभी को भी ऐसा लगेगा कि जितना चाहे उतना आराम कर सकता है और इन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, इन्हें केवल उतना ही काम करना चाहिए जितना इन्हें मिल रहा है। ये सबके सब काम से पीछे हटने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ये पूरी मेहनत से काम करता है। इसके बाद में लियो अपने एक्सरे विजन की पावर को एक्टिवेट करता है, आगे प्रोग्रेस को चेक करता है, जिसके साथ में उसे एक अच्छी खबर मिलती है। उस पता चलता है 5 मीटर की गैरेज के अंदर ही काफी सारे कोयले के टुकड़े हैं। इसे देखने के साथ में वो जल्दी सभी सोल्जर से कहने लगता है, हम सब के सब एकदम करीब है, सोल्जर्स अच्छी तरह से काम करो, हमें जल्दी कोयला मिलने वाला है। ये सुनने के साथ में ही जितने भी सोल्जर्स और बाकी के वर्कर्स होते हैं सबके सब काफी जोश में जाते हैं। लियो के पास में उसका मास्टर दोबारा से आ जाता है। लियो इस मास्टर से बोलने लगता है, बहुत अच्छे, तुम्हारी वजह से ये काम 10 गुना तेजी से हो गया, अब यहाँ से ये काम हम संभाल लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम उस कोयले को खा जाओ। इसके बाद में ये बाकी वर्कर से बोलने लगता है, जैसे ही हमें कोयला मिलेगा तो हमें तुरंत ही उसके ऊपर एक प्रोसेस शुरू करनी होगी ताकि उसके ऊपर कोई लेयरिंग वगैरह ना आए। वैसे तो ये काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हम आसानी से ये सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। तुम सभी ने मेरे साथ में काफी अच्छा काम किया है, मैं तुम सभी को वादा करता हूँ तुम सभी को तुम्हारी मेहनत का फल मिल जाएगा। लियो जब ये कह रहा होता है तब दिखाई देता है ये गुफा काफी ज्यादा अलग सी है, ऊपर की सीलिंग को एक अलग तरीके के मेटल से कवर किया गया है। ये सारा एक सारा वो मेटल है जो कि इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से बाहर निकला था। इसके बाहर निकलने के साथ में जो वर्कर्स है तुरंत उसके ऊपर काम शुरू कर देता है और उसकी मदद से आगे के एरिया को पूरी तरह सील कर दिया जाता है ताकि गुफा के डहने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाए। जब यहाँ पर लियो का ये लेक्चर खत्म होता है तभी उसे सामने के एरिया के अंदर कुछ हलचल फील होती है। उसे दिखाई देता है कुछ पत्थर हल्के से मूव कर रहे हैं जो कि अपने आप होना पूरी तरह नामुमकिन है। इसे देखकर लियो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ पर हम जमीन काफी ज्यादा नीचे है, आसपास में पानी का कोई सोर्स भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये आवाज कैसी। इसके बाद वो दोबारा से अपने एक्सरे विजन को एक्टिवेट करता है। उसे दिखाई देता है 5 मीटर की रेडियस के बाद में एक जगह पर एक हल्का सा छेद है जो कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इसके बाद में लियो उस छेद के ऊपर थोड़ा और फोकस करता है, तभी एकदम से वहां से एक मॉन्स्टर बाहर निकलती है और बाहर आते ही लियो के ऊपर जोर से अटैक कर देती है। लियो तुरंत ही अपने फाड़े को अपने सामने रखकर खुद को बचाता है, पीछे तरफ गिर जाता है। इस टाइम पर जेवियर बिना वक्त गए तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से इस मॉन्स्टर को अटैक कर देता है। जेवियर के एक अटैक के साथ में इस मॉन्स्टर के आगे के दोनों फैंग 2 टुकड़ों में कट जाते हैं। इसके बाद में लियो जल्दी से उठता है और अपने फावड़े से इस मॉन्स्टर के सर पर अटैक कर देता है, जिसके बाद में ये चींटी पूरी तरह से कुचल जाती है, इसका सर पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है और लियो बच जाता है। इसके बाद में लियो सोचने लगता है, मुझे लगा ही था कि जल्दी हमारा सामना इनसे होने वाला है। जब मैं नोवेल को पढ़ा था तो मैंने इसी तरह के मॉन्स्टर्स के बारे में देखा था। ये सोचने के तुरंत बाद लियो को एक चीज याद आती है। उसे याद आता है कि इस तरह की एंट्स कभी भी अकेली नहीं रहती। अगर यहाँ पर ये एक एंट दिखाई दी है जेनिस का मतलब, ये सोचते लियो सामने तो दिखता है, उसे दिखाई देता है वहाँ पर जो छोटा छेद था वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और वहाँ पर काफी सारी चमकती हुई आंखें हैं, जिसके साथ ही इन चींटियों की पूरी सेना वहाँ पर अंदर एंटर कर जाती है। इन्हें देखते ही लियो जोर चिल्लाकर अपने सारे सोल्जर से बोलने लगता है, जल्दी यहाँ से निकलो, ये एरिया बहुत खतरनाक हो चुका है। ये सुनने के साथ में सबके सब यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं सिवाय जेवियर के। जेवियर इन चींटियों के ऊपर अटैक कर देता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे फाइट किससे हो रही है, वो तुरंत ही इन्हें काटने लगता है। ये देखकर लियो सोचने लगता है जेवियर इनमें से कितनों को हरा पाएगा, ये हजारों में है, क्या सच में किसी तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है कि जेवियर इनमें से हर एक को हरा दे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती जाएगी जेवियर पूरी तरह थकता जाएगा और इसके अलावा अभी मॉन्स्टर भी इस जगह पहुंच चुके हैं। ये भी ऑक्सीजन को इनहेल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ पर काफी ज्यादा कम ऑक्सीजन है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। हमारे सारे लोग बाहर की तरफ भाग रहे हैं, उनके बिना कुछ ही टाइम के अंदर ये गुफा पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि वो सब जैसे जैसे हम गुफा को आगे खुदते जा रहे थे इस गुफा के ऊपर की साइड की सीलिंग को पूरी तरह ढकते जा रहे थे। लेकिन अब आगे के एरिया के अंदर ऐसा एक एरिया है जहाँ से मिट्टी नीचे के साइड में ढहना शुरू कर सकती है, जिससे ये पूरा एरिया कुछ टाइम के बाद में सील हो जाएगा और फिर इसके बाद में हमारी सारी मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मैं क्या करूं, मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। लियो ये कहते हुए लगातार इधर देख रहा होता है, वो बुरी तरह हड़बड़ा गया है। जेवियर जब भी दिखता है तो उसे गाल पर एक रखकर थप्पड़ मारता है और उसे कहने लगता है, मास्टर लियो ध्यान से देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारी फाइट शुरू हो चुकी है, आप इससे तो घबरा नहीं सकते हैं। यहाँ पर केवल आप ही नहीं है जिसकी जान खतरे में है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी की जान खतरे में पड़ चुकी है, आप ही को कुछ सोचना होगा। ये कहने के बाद में जेवियर दोबारा से इस फाइट के अंदर लग जाता है। लियो कहता है, मैं घबरा नहीं रहा हूँ बल्कि सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। जेवियर कहता है, तो जल्दी सोचिए, मैं ज्यादा लंबे टाइम तक इन्हें रोक के नहीं रख सकता। ये सुनकर लियो दोबारा सोचने लगता है। वो सोचता है कि यहाँ पर एक एंट नेस्ट है, काफी सारा ब्लैक कोल है,
और इसके अलावा हम जमीन के कब्जे से नीचे हैं, इन सबसे हम क्या कह सकते हैं। ये कहने के साथ में लियो के माइंड के अंदर जो फ्यूज बल्ब होता है उसको एकदम से लाइट जलती है, यानी कि उसके पास में एक आइडिया आ चुका है। ये सोचकर लियो पास में लगी हुई एक मशाल को निकाल लेता है और फिर जेवियर से बोलने लगता है, जेवियर अब केवल एक ही रास्ता है, हमें सामने से इन सभी से फाइट करनी होगी, सीधे इनके एंड नेस्ट की तरफ बनना होगा। जेवियर को यहाँ पर लियो का प्लान बिल्कुल समझ में नहीं आता। वो फाइट करते हुए आगे बोलने लगता है, ये एकदम बेकार प्लान है, लेकिन फिर भी आपने इस प्लान को बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा। ये कहते हुए कुछ और एंड्स के ऊपर अटैक करने की बात है, फिर दोनों के दोनों अब आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ से हम फ्रंटियर मैंशन सीन दिखते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ही अलग खड़बड़ी बची हुई है। एक बंदा भागते हुए आर्कस के पास में आता है और उसे कहने लगता है एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। आर्कस बोलता है, क्यों, क्या हुआ? लियोन ने क्या किया है? मुझे पूरा यकीन है उसने दोबारा से कोई ना कोई कांड कर दिया होगा, वो किसी से लड़ लिया होगा। वो दूसरा बंदा बोलता है, इस बार प्रॉब्लम पिछली बार से भी कई ज्यादा बड़ी है। आपको पता है वो एक गुफा के अंदर थे, उस गुफा के अंदर कब से मॉन्स्टर दिखाई दिया है, वो सारी सारे बड़ी बड़ी चींटियां हैं जो कि वहाँ पे जितने वर्कर्स काम कर रहे थे उनके ऊपर अटैक कर दी थी। वर्कर्स तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन मास्टर लॉयड अभी भी उस गुफा के अंदर ही है और ऐसा हो सकता है उनकी जान के ऊपर कोई खतरा हो। और साथ में हमने सर बेरियन के पास में भी इसी खबर भिजवा दी है, वो जल्दी गुफा के पास में पहुंच जाएंगे। वो शायद से अभी तक तो गुफा को लॉक भी करा चुके होंगे ताकि उस गुफा के अंदर जितने मॉन्स्टर्स हैं उनमें से कोई भी वहां से बाहर ना निकल पाए। आर्कस बोलता है, तब तो मुझे भी वहां पर जाना चाहिए। जबकि तो आर्कस अपना आर्मर पहनता है और फिर कहने लगता है, मुझे अपने बेटे को बचाना होगा। इसके बाद में हम दोबारा से उस गुफा का सीन देखते हैं। जेवियर इन चींटियों के ऊपर लगातार अटैक करता जा रहा है और इनको सभी को मारता जा रहा है, लेकिन ये करते हुए वो बुढ़ते थक चुका है। इसके बाद में वो लियोन से बोलता है, हम इस गुफा के काफी अंदर तक आ चुके हैं, कब से चींटियों को हमने मार भी दिया है, लेकिन हमें किस तरीके से इतना अंदर तक आने के बाद में यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचना होगा। हम बहुत अंदर आ गए हैं। लियोन कहता है, अभी तुम मुझे कुछ भी सोचने के लिए मत कहो, मैंने प्लान बना दिया है, इस प्लान को सीधे सीधे फॉलो करते जाओ, हमें और भी ज्यादा आगे बढ़ना होगा। लियोन की ये बात सुनकर जेवियर दोबारा से और भी तेजी से इन चींटियों पर अटैक करने लगता है। यहाँ पर चींटियों पर अटैक करते जा रहे हैं और फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लियोन के हाथ में एक मशाल है जिससे वो इन चींटियों को खुद से दूर रखे हुए है। ये सब कुछ करते हुए वो सोचने लगता है, अच्छा हुआ ये सारी चींटियां यहाँ से बाहर नहीं निकल रही है, अगर ये बाहर निकल जाती तो बाहर जितने लोग थे उनके ऊपर भी अटैक कर देती। ये सारी केवल हमें फॉलो कर रही है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। यहाँ पर अगर इन चींटियों ने कुछ किया तो उसका इफेक्ट केवल हमारे ऊपर होगा, हम सबके सब मारे जा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर केवल हम दो ही है, यानी कि हम दोनों ही मारे जाएंगे। इन चींटियों ने हमें बुढ़ते घेर लिया है, अब हम आसानी से पीछे नहीं हट सकते। हम जिस काम से यहाँ पर अंदर आए हैं उस काम को हमें कंप्लीट करना होगा। जेवियर की हालत भी कब तो खराब हो चुकी है, वो काफी लंबे टाइम से इन चींटियों से फाइट करता जा रहा है और साथ में मुझे प्रोटेक्ट भी कर रहा है। यहाँ पर एयर भी कब तो कम हो चुकी है, हमारे लिए यहाँ पर एक सेकंड भी एक्स्ट्रा सर्व करना कब तो मुश्किल है। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा, कुछ करने पर ही यहाँ से बाहर निकलने के हमारे कुछ चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पर मेरा प्लान कुछ इस तरीके से है, हम इस टाइम पर एक गुफा के अंदर है जिसके अंदर काफी सारा कोयला है, इसका मतलब क्या मीथेन गैस भी हो सकती है और उस मीथेन गैस को ढूंढना ही हमारा सबसे पहला टास्क है। हमें जल्दी से उस मीथेन गैस को ढूंढना होगा, उसके अंदर आग लगानी होगी, जिसके बाद में इस गुफा के अंदर एक बहुत ही धमाका होगा, अंदर जितनी भी चींटियां हैं ये सारी मारी जाएगी। और इसके अलावा मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है हम दोनों अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचा लेंगे। अब बस हमें जल्दी से मीथेन गैस को ढूंढना है, इस जगह को जोर से ब्लास्ट कर देना है। ये सोचने के बाद में लियोन जल्दी से अपने एक्स-रे विजन को एक्टिवेट करता है। जमीन की तरफ देखने लगता है, उसे वो एरिया दिखाई दे चुका है जहाँ पर मीथेन गैस है, लेकिन ये जगह जमीन के थोड़ा नीचे है, यानी कि लियोन को यहाँ पर थोड़ी बहुत खुदाई करनी होगी। ये समझने वाले के साथ में लियोन जल्दी से वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर देता है और साथ में जेवियर से बोलता है, मुझे यहाँ पर खुदाई करनी है, जब तक मैं सब कंप्लीट नहीं कर लेता तब तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। इन सभी चींटियों के ऊपर अटैक करते रहो, इनमें से किसी को मेरे पास में मत आने देना। ये कहने के बाद में लियोन अपना पूरा फोकस उस खुदाई के अंदर लगाता है। उसे जेवियर के ऊपर पूरा भरोसा है, वो हर तरीके से उसे बचा लेगा। इस टाइम पर एक एंट उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देती है। इस टाइम पर जेवियर किसी और चींटी से फाइट कर रहा होता है, इसलिए एकदम एंड टाइम तक उसका इस चींटी के ऊपर ध्यान नहीं जाता। तभी उसे पता चल जाता है और वो जोर से इसके ऊपर अटैक करके लियोन को बचा लेता है। जेवियर यहाँ पर इधर चींटी से फाइट कर रहा है, लियोन को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन लियोन के सब पे ध्यान नहीं है। उसे पूरा भरोसा है जेवियर उसे बचा सकता है, इसलिए उसने अपना पूरा फोकस किल्स खुदाई काम में ही रखा है। इसी तरीके से कुछ देर तक ये फाइट चलती रहती है। इस फाइट के एकदम एंड पहुंचने वाले होते हैं, तभी एक बहुत जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज इतनी तेज है कि इससे जेवियर और लियोन दोनों कानों में बहुत तेज दर्द होने लगता है। इसके तुरंत बाद में वहां पर एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर पहुंच जाता है। ये क्वीन एंट है। इसे देखकर लियोन बुरी तरह डर जाता है। वो कहने लगता है, देखो ये है क्वीन एंट जो कि यहाँ पर हम पर अटैक करने के लिए आ चुकी है, अब हमें इससे फाइट करनी होगी। इसी समय ये चींटी लियोन और जेवियर दोनों तो बनने लगती है। लियोन बोलता है, जेवियर मुझे तुम्हारे पूरा भरोसा है, तुम इस चींटी से भी फाइट कर सकते हो और इसे भी हरा सकते हो। जेवियर बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। लियोन बोलता है, तुम इसे कैसे कह सकते हो, अभी तो तुमने फाइट शुरू भी नहीं की और अभी से तुम्हें बताया, अभी इतनी जल्दी हार मत मानो, हमें इसको अटैक करके इसे खत्म करना ही होगा। जेवियर बोलता है, मुझे पूरा भरोसा है मैं इसे खत्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे फाइटिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। कुछ चीजें हमें करने की जरूरत नहीं होती, उससे करे बिना हमें पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मैं भी अपनी लिमिट जानता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि हम यहाँ फंसे हुए हैं और हम हार नहीं मान सकते, इसलिए मैं कोशिश तो करूंगा ही। जेवियर के इतने के साथ में ये चींटी जोर से उसके अटैक कर देती है। जेवियर जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अपने सोर्स अटैक करता है। दोनों के अटैक एक ही जगह ब्लॉक हो जाते हैं। जेवियर के लिए यहाँ पर इस चींटी से फाइट करना काफी मुश्किल होता है। वो काफी देर तक स्ट्रगल करता है,
लेकिन फिर कामयाब हो जाता है इस चिट्ठी को थोड़ा सा खुद से दूर करने में। ये सब कुछ करके जेवियर केवल लियोन को थोड़ा और टाइम देने की कोशिश कर रहा है ताकि लियोन यहाँ पे जो कुछ भी कर रहा है वो करने में कामयाब हो जाए। लियोन भी पूरी तेजी से यहाँ पे खुदाई करता जा रहा है। खुदाई करते हुए वो लगातार जेवियर के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचने लगता है कि जेवियर यहाँ पर उसकी वजह से इन सारी चिट्ठी से फाइट कर रहा है, वरना वो चाहता तो अकेला इस गुफा से बाहर निकल सकता था। यहाँ पर जेवियर की जो कुछ भी खराब हालत हुई है वो सब कुछ उसकी खुद की वजह से हुई है, मतलब लियोन की वजह से। लियोन ये कह रहा होता है तो एकदम से उसका फावड़ा दोबारा जमीन पड़ता है और वो एकदम सी जगह पहुंच चुका है। ये वो जगह है जहाँ से मीथेन गैस बाहर निकल रही है। इसे देखने के साथ में लियोन जल्दी से अपने साथ में जिस मशाल को इस गुफा के अंदर लेके आया था उसे उठाता है और भागते हुए जेवियर से बोलने लगता है, जेवियर अब तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से इस गुफा से बाहर निकलो, यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। जेवियर कहता है क्यों, क्या हुआ, तुमने क्या किया है? ये कहते वो लियोन के पीछे पीछे भागने लगता है और उनके पीछे ये चींटी भी उनके पीछे पड़ जाती है। लियोन भागते हुए सामने तो देख रहा होता है सामने कब से मरी हुई चींटियां जिनको जेवियर और लियोन ने मिलकर मारा है और साथ में एक बहुत लंबी गुफा भी है। इस गुफा में कम से आगे बढ़ जाने के बाद में लियोन एकदम से पीछे की तरफ देखता है और फिर इस मशाल को वहाँ पीछे फेंक देता है। ये मशाल सीधे इस चींटी के ऊपर से होते हुए उस जगह पर जा गिरती है जहाँ से वो मीथेन गैस बाहर निकल रही थी। इसी समय वो चींटी भी उछलकर लियोन के ऊपर एक जोर से अटैक कर देती है। तभी एकदम से लियोन का जो प्लान होता है वो एग्जीक्यूट होता है। जिस जगह से थोड़ी देर पहले ये मीथेन गैस निकल रही थी वहां से एक बहुत तेज फ्लेम थ्रोर बाहर निकलती है। एक बहुत तेज धमाका हो जाता है जो कि पूरी इस गुफा में फैल जाता है। लियोन और जेवियर दोनों के दोनों इस गुफा से काफी ज्यादा आगे निकल चुके होते हैं, इसलिए धमाके की रेडियस के अंदर नहीं आते, लेकिन ये चींटी आधी ज्यादा इस धमाके की रेडियस में आ जाती है। जब जेवियर को दिखाई देता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है, वो जल्दी से लियोन को पकड़कर जिन पे लेट जाता है, उसे और ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इस चींटी के मरने के बाद में ये धमाके का रेडियस पूरी इस गुफा के अंदर फैल जाता है। एक ही झटके में पूरी गुफा के अंदर जितनी भी चींटियां होती है वो सारी चित्र होकर उड़ जाती है। इस एक धमाके ने इस गुफा के अंदर जितनी भी चींटियां थी उन सभी को भाप बना के उड़ा दिया है। और इस टाइम पर जेवियर और लियोन दोनों की हालत कब तो खराब होती है। ये दोनों तो जेल में पड़े रहते हैं, केवल इस धमाके को कमरे का इंतजार करते हैं। धमाके की गूंज इस गुफा के बाहर आर्कस और बाकी जितने भी लोग होते हैं उन सभी को भी सुनाई देती है। इसे सुनने के साथ में जिस आर्कस पूरी तरह पागल हो जाता है, ये अंदर गुफा के अंदर भागने की कोशिश करता है। वो कहने लगता है मेरा बेटा लियोन उस गुफा के अंदर ही है, मुझे किसी भी तरीके से उसे बचाना होगा, जल्दी से कोई अंदर जाओ और उसे बचाओ, मुझे अंदर जाने दो, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है। लेकिन बेरियान जो कि सेकंड मेन नाइट है वो आर्कस को ये करने से रोक देता है। उसे कहने लगता है आपकी लाइफ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंदर मत जाइए, हमें पूरा यकीन है मास्टर लियोन ने कुछ ना कुछ किया होगा, हो सकता है वो खुद ही बाहर आ जाए। इसके बाद में हम दोबारा से गुफा के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पर लियोन और जेवियर अभी भी जेल में पड़े हुए हैं और साथ में ये छोटी सी मोस्टर दिखाई देती है जो कि बेहोश हुई है। इस धमाके से इस जगह पर जो आग लगी थी अब ये भी कम से कम हो चुकी है। इसके बाद में लियोन उठता है और कहने लगता है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, मेरे कानों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इसके बाद वो पीछे दिखता है, उसे वहाँ पर वो चींटी दिखाई देती है जिसकी आधी बॉडी पूरी तरह जल चुकी है, केवल वहाँ पर उसका मुंह है। इसे देखकर लियोन कहता है शायद से हम कामयाब हो चुके हैं, हमने इस क्वीन चींटी को मार दिया, जिसका मतलब जब जितनी भी चींटियां थी वो सारी सारी खत्म हो गई है। इसके बाद में वो जेवियर के दिखता है और कहने लगता है जेवियर क्या तुम ठीक हो? तूने पूरी तरीके से मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश में अपनी हालत इतनी ज्यादा खराब कर ली, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें जल्दी यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद में वो अपने पास में जो मोस्टर होता है उसे उठाता है और कहने लगता है बेंगुल ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुम्हारी ये हालत बेकार में ऐसी हो गई, लेकिन बस थोड़ा इंतजार करो, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये कहते लियोन अब सामने तो दिखता है, उसे दिखाई देता है ये गुफा पूरी तरह से कच्ची हो चुकी थी, धमाके के कारण ऊपर की मिट्टी नीचे गिर चुकी है, यानी पूरी गुफा ढह गई है। इसे देखकर लियोन और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है ये क्या हो गया, गुफा भी ढह गई। यहाँ पर इस मिट्टी के ढह जाने के कारण मैंने बाहर की साइड में जितने पाइप बिछाए थे जिनकी मदद से एयर अंदर की साइड में आ रही थी अब वो भी बंद हो जाएगी। इस गुफा के अंदर अब सही महीनों में एयर बहुत ज्यादा लिमिटेड हो चुकी है। लियोन के इतने के साथ में उसे वहाँ पर एक स्टीम डिश हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे पास में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम है और ये लगातार खत्म होती जा रही है। लियोन कहता है हाँ मुझे पता है। जे कहते वो एक्सरे यूजर को एक्टिवेट करता है और फिर चेक करने लगता है उसे यहाँ पर कितनी खुदाई करनी होगी यहाँ से बाहर निकलने के लिए। जैसे ही वो चेक करना शुरू करता है उसे पता चलता है उसके पास में जो एक्सरे विजन है उसकी रेंज जहाँ तक है वहां तक तो केवल मिट्टी मिट्टी है, यानी पूरी खुदाई करनी होगी कम से कम 15 मीटर तक। खुदाई करने के बाद में कोई चांस है कि वो गुफा से बाहर निकल पाए। इसके बाद में लियोन तुरंत ही काम पे लग जाता है। उसे सामने की तरफ एक मीटर शो होता है जिसके ऊपर ऑक्सीजन दिखाई दे रही है कि उसके पास में अभी कितनी और ऑक्सीजन है। इसी को देखते हुए लियोन आगे खुदाई कर रहा होता है। वो सोचने लगता है ये आगे की जो गुफा है जिसके अंदर ये सारी चींटियां रहती थी, ये सारी बहुत ही कमजोर गुफा थी, इसी वजह से ये पूरी ढह चुकी है। लेकिन हमने जितनी भी गुफा खोदी थी उसके अंदर हमने अच्छा मेटल का यूज किया था, इसलिए वो अभी तक ढही नहीं होगी। मुझे केवल थोड़ी सी खुदाई करनी है, उसके बाद में हम अपनी बनाई गुफा के अंदर पहुंच जाएंगे और वहां पर तो हमें एयर भी मिलती रहेगी। अब बस मुझे किसी तरीके से ये 15 फीट के एरिया को खुद से खोदना होगा। जेवियर और बेंगुल दोनों की हालत कब तो खराब है, ये दोनों पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और मैं हार नहीं मान सकता हूँ। इसी समय जेवियर को हल्का सा होश आता है। वो लियोन को ये सब कुछ करता हुआ देख रहा होता है। लियोन ये कहता है चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए मैं ठीक खत्म ना हो जाऊं, लेकिन जेवियर और बेंगुल दोनों को मैं किसी भी हाल में बाहर निकाल के रहूंगा। हम लोग बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे, यहाँ से बाहर निकल के रहेंगे। यहाँ पर इन दोनों के साथ में जो कुछ भी हुआ है इसके लिए पूरी तरह से मैं जिम्मेदार हूँ। जेवियर ये सुनते सुनते ही दोबारा से बेहोश हो जाता है। इसी समय लियोन को एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जेवियर ने तुमने भी जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सुन लिया है, इस वजह से तुम्हारे बारे में उसके मन में जो इमेज थी वो थोड़ी और बदल चुकी है।
तुम्हारे पास में जेवियर की तरफ से +6 पॉइंट्स आ चुके हैं, यानी कि अब तुम्हारे पास में टोटल 157 आरपी पॉइंट्स है। तुम्हें नए 108 आरपी पॉइंट्स मिल गए हैं। लियोन एक सेकंड के लिए इनसाइड स्क्रीन विंडो को देखने लगता है, तभी से दोबारा से स्क्रीन विंडो शो होती है जिसको में लिखा है ऑक्सीजन और ज्यादा कम होती जा रही है। इसे देखकर लियोन कहने लगता है, अब मैं यहाँ पर चेक कितनी खुदाई कर लूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन तो खत्म हो ही जाएगी। मैं किसी भी हाल में इस तरीके से तो बाहर नहीं निकल सकता, मुझे कुछ और करना होगा। ये करो या मरो का समय, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो यहाँ पर हम सबके सब मारे जाने वाले हैं। सिस्टम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास में अभी कोई ऐसी स्किल है जो कि मैं अपग्रेड कर सकूँ और फिर यहाँ से बाहर निकल सकूँ। लियोन की ये बात सुनकर उस जगह पर सिस्टम एक्टिवेट होता है। वो उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करने लगता है। इसकी विंडो होती है जिसको पर लिखा है, तुम्हें कोई भी नई स्किल सिखाने से पहले ये चेक करना होगा तुम्हारे पास में कौन कौन सी पुरानी स्किल्स है। इसके बाद में लियोन के पास में 3 नई स्किल दिखाई देती है और ये तीनों वो स्किल्स है जो कि जेवियर ने उस 1 महीने के अंदर उसे सिखाई थी। इनमें से एक वो स्किल भी है जिसकी मदद से लियोन किसी बंदे को छूकर उसकी बॉडी के अंदर से माना एनर्जी को बाहर निकाल सकता है। इन तीनों स्किल्स को देखने के बाद में सिस्टम कहने लगता है, तुम्हारे पास में 3 नई स्किल्स है, लेकिन तुम चाहो तो इन तीनों स्किल्स को कंबाइन कर सकते हो, जिसके बाद में तुम्हारे पास में एक नई स्किल होगी जिसका नाम है एराहान। इसे देखने के साथ में लियोन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। वो कहने लगता है, मुझे पता था मेरे पास में ये स्किल आई जाएगी, ये बहुत ज्यादा शानदार स्किल है जो कि ठीक इस सिचुएशन के लिए बनी हुई है, इसका मैं यूज कर सकता हूँ। तभी दोबारा से इसकी विंडो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या तुम इन तीनों स्किल्स को कंबाइन करना चाहते हो। लियोन तुरंत ही उसके ऊपर क्लिक कर देता है। इस प्रोसेस के अंदर उसके 10 आरपी पॉइंट्स खर्च हो जाते हैं। इसके साथ में लियोन की बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी आने लगती है। उसके आसपास में एक ब्लू रंग की एनर्जी रहती है और साथ में एक स्किल विंडो भी जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये स्किल लेवल 5 पहुंच चुकी है। असल में आरान वो स्किल है जो कि लियोन ने जेवियर को सिखाई थी और फिर जेवियर ने लियोन से वादा किया था कि वो जैसे स्किल को पूरी तरह सीख जाएगा उसके बाद में उसे भी इसे सिखा देगा। लेकिन स्किल सीख जाने के बाद में जेवियर ने पूरी तरह से मना कर दिया और इस स्किल का एक लाइट वर्जन से सिखाया, क्योंकि उस टाइम पर जेवियर को लग रहा था अगर लियोन को इतनी ताकत स्किल आती होगी तो वो इसका जरूर से गलत यूज करेगा। और अब शायद से ऐसा ही कुछ होने वाला है। लियोन इस स्किल को सीख चुका है, जिसके साथ में वो अपने के अंदर जो भी एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर से एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। ये करते हुए लियोन सोचने लगता है, अभी इस टाइम पर मेरे पास में स्किल केवल लेवल 5 की है, मुझे इसके लेवल को और जो बढ़ाना चाहिए। मेरे पास में काफी सारे आरपी पॉइंट्स है जो कि सारे मैं खर्च कर सकता हूँ। इसी समय एक स्किल विंडो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम स्किल को लेवल 6 पे पहुंचा सकते हो, लेकिन इसके लिए केवल 10 आरपी पॉइंट्स से खर्च होंगे। यहाँ पर जान खतरे में है, इसलिए 10 आरपी पॉइंट्स कोई बड़ी चीज नहीं है। लियोन तुरंत ही इन पॉइंट्स को खर्च कर देता है, जिसके साथ में ये स्किल अपग्रेड हो जाती है और अब ये लेवल 6 से पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पर भी लियोन रुकता नहीं है, वो लगातार लेवल अप के ऊपर क्लिक करता जाता है। हर बार लेवल अप करने के लिए पिछली बार ज्यादा आरपी पॉइंट्स खर्च हो रहा है, लेकिन लियोन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस इन्हें खर्च करता जाता है और ऐसे करते करते स्किल अब लेवल 10 पे पहुंच चुकी है। और अब इस स्किल के लेवल 10 पे पहुंचने का मतलब है, जिस तरीके से जेवियर अपने माना हार्ट कैप्सूल्स में 3 एनर्जी वेसल्स को घुमा सकता है, वैसे लियोन चाहे तो 2 एनर्जी वेसल्स को घुमा सकता है, जिस वजह से अब उसकी बॉडी के अंदर जो माना पावर है वो लगभग डबल हो चुकी है। जब ये स्किल लेवल 5 पे थी तब उसके पास में माना पावर 120% पे थी, और अब जब ये लेवल 10 पे पहुंच चुकी है तो ये पावर 200% है। और इसके अलावा अब अगर लियोन को इस स्किल को और ज्यादा अपग्रेड करना है तो उसे टोटल 100 आरपी पॉइंट्स खर्च करने होंगे, लेकिन उसके पास में केवल 7 ही बचे हैं। इसे देखकर लियोन कहने लगता है, वैसे मैंने इस स्किल को काफी अच्छे से लेवल अप कर लिया है, लेकिन अभी भी ये इस काबिल नहीं हुई है जिसकी मदद से मैं इस गुफा से बाहर निकल पाऊं। मुझे कुछ और भी सीखना होगा। सिस्टम, क्या कुछ और है जो कि तुम मुझे सिखा सको। लियोन की ये पुकार सुनकर सिस्टम की तरफ से 2 स्किल दिखाई देती है। ऑप्शन 1 है एक स्किल जिसका नाम है एनर्जाइजर। इस स्किल का यूज करने के बाद में लियोन अपनी बॉडी को लगातार 10 मिनट के लिए यूज कर सकता है और इस 10 मिनट के अंदर उसे बिल्कुल भी थकान फील नहीं होगी। और इसके अलावा दूसरी स्किल का नाम है पावर सर्च। इसे यूज करने के बाद में 20 सेकंड के लिए उसकी बॉडी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। बॉडी के अंदर जो माना पावर होगी वो 3 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इन दोनों स्किल्स के अंदर एक कमी है, इन्हें एक दिन में केवल एक बार यूज कर सकते हैं और दोनों स्किल्स की अपनी अपनी टाइम लिमिट है, एक की 10 मिनट और एक की 20 सेकंड। और अब यहाँ पर लियोन के पास में चॉइस है, वो इन दोनों में से किस स्किल को सीखना चाहता है और लियोन का माइंड पूरी तरह क्लियर है। फर्स्ट स्किल जिसका नाम एनर्जाइजर है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसके साथ में उसकी बॉडी बहुत जोर से चमकने लगती है, पूरी बॉडी की थकान खत्म हो चुकी है और फिर वो पूरी ताकत से उस गुफा की उन दीवारों के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। खुदाई काम को काफी तेज कर देता है। जब वो इस तरीके से खुदाई कर रहा होता है तो सामने की तरफ हर समय ये ऑक्सीजन मीटर भी शो हो रहा है जो कि लगातार कम होता जा रहा है। ये करते हुए लियोन ने अपने एक्सरे विजन को भी एक्टिवेट कर रखा है। वो खुदाई करते हुए सोचने लगता है, बस कुछ मिनट और, अगर कुछ मिनट और ये ऑक्सीजन यहाँ पर टिक जाती है तो हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मुझे बस अब फिलहाल इस गुफा के अंदर केवल एक छोटा छेद देखना है जिसकी मदद से मुझे पता चल सके मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या फिर नहीं। और अगर मैंने यहाँ पर एक छोटा छेद भी ढूंढ लिया तो फिर ऑक्सीजन यहाँ पर अंदर आ पाएगी और फिर ऑक्सीजन जो भी कमी हुई है वो भी पूरी हो जाएगी। यही सोचते हुए जल्दी जल्दी इस गुफा से बाहर निकलने की उम्मीद में लियोन लगातार कम करता जाता है। वो गुफा के ऊपर अटैक करता जा रहा है, लेकिन काफी देर खुदाई करने के बावजूद भी अभी तक वो गुफा के एंड में नहीं पहुंचा है। उसे स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम बची है। इसी समय लियोन को थोड़ी दूरी पर एक छेद दिखाई दे जाता है
यानी इसका मतलब वो एकदम सही दिशा में खुदाई करता जा रहा था। इसे देखने के साथ में लियोन को दोबारा जोश आता है और जोश चिल्ला के कहता है हुर्रे, और ये कहते हुए वो खुदाई को और तेज करता है। जेवियर और बेंगोल यहाँ बेहोश पड़े हुए हैं, उनको जिंदा बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मे भी ऐसा हो सकता है कि जेवियर ने यहाँ पर लियोन से थोड़ी बहुत उम्मीदें भी लगाई हो कि वो उस हराले से बचा लेगा, और लियोन यहाँ पर जेवियर की उम्मीद के ऊपर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करता है। लियोन ने यहाँ पर इस रेस्क्यू मिशन के अंदर अपनी पूरी जान लगा दी है। वो लगातार खुदाई करता जा रहा है, ऑक्सीजन मीटर लगातार कम होता जा रहा है, और साथ में लियोन को शो हो रहा है अब केवल 3 मीटर की गुफा बाकी है। 3 मीटर बाद में उस दूसरे एरिया में पहुंच जाएंगे जहाँ पर एयर है। लेकिन ठीक जिस समय सब कुछ खत्म हो जाता है, लियोन वहीं पे घुटने टेक देता है। यहाँ पर अभी तक ये जो भी स्ट्रगल चल रहा था ये सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि एक विंडो शो हो चुकी है जिसके ऊपर लिखा है तुम्हारे पास में जो 10 मिनट थे वो खत्म हो चुके हैं, और अब लियोन की बॉडी के अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि वो दोबारा से इस फावड़े को उठा सके। इसके बाद में वो निराश होकर अपनी जगह बैठ जाता है। तभी एकदम से उस आइडिया आता है उसके पास में सेकंड ऑप्शन भी था जो कि थी पावर सर्च। इसे याद आने के साथ में वो बिना वक्त गवाए इस स्किल को भी एक्टिवेट कर देता है। अब उसके पास में आखिर के कुछ 20 सेकंड है जिसके अंदर उसे उस गुफा को पूरा खोदना होगा। स्किल के एक्टिवेट होने के साथ में वो तुरंत ही अपने इस काम में लग जाता है, तुरंत ही इस फावड़े को उठाकर वहाँ पे खुदाई करने लगता है। और अब इस गुफा के अंदर आखिरी के 30 सेंटीमीटर बाकी है, लेकिन समय यहाँ पर किसी का भी सगा नहीं है। 20 सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है, जिसके साथ में ऑक्सीजन मीटर जो कि अब तक थोड़ा सा भरा हुआ था वो भी अब पूरी तरह खाली हो चुका है। यहाँ से अब एक तरफ जेवियर है जो कि जेने पड़ा हुआ है, उसके एक पाँव में पत्थर गिरा हुआ है, वो बेहोश है। उसी के पास में बेंगोली जेने पड़ी हुई है, वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। और इस सब के बाद में थोड़ी दूरी पर पड़ा है लियोन, जिसको अभी तक उम्मीद थी वो किस तरीके से अपने सारे साथियों को बचा सकता है, और अब इसने भी उम्मीद छोड़ दी है। जब आखिरी के अंदर ये 20 सेकंड खत्म हो जाता है तो उसके बाद में वो भी कुछ नहीं कर पाता, वो बस जेने पर गिर जाता है और कहने लगता है आखिरी के अंदर मैं एकदम इस गुफा के एंड तक पहुंच चुका था, लेकिन केवल थोड़ी से रह गया हूँ। क्या मेरी लाइफ ऐसी हो जाने वाली है? मैं हमेशा चाहता था मेरी लाइफ काफी अच्छी हो, मैं अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को आलिशान तरीके से जियो, लेकिन मैं अभी भी वो नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके से एक गुफा के अंदर दम घुटने के कारण मेरी मौत हो रही है। यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर मैं एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे मिला क्या? मेरी जिंदगी के अंदर हमेशा गरीबी मरना ही लिखा था, और अब मैं उसी तरीके से मरने वाला हूँ, एकदम अकेला और बेबस। ये कहने के साथ में धीरे धीरे करके लियोन की आंखें बंद होने लगती है। तभी एकदम से उसे कुछ आवाज आती है, वो दोबारा से अपनी आंखें खोलता है और सामने तो देखने लगता है दोबारा से उन पत्थरों के अंदर कुछ हलचल हो रही है, और फिर एकदम से उन पत्थरों के अंदर से एक क्यूट सा मुंह बाहर निकलता है। ये प्रूडोंग है। उसे देखने के साथ में लियोन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्मेल आती है, और प्रूडोंग के वहां पर छेद कर देने के साथ में वहां पर ऑक्सीजन भी अब अंदर आने लगी है। इसके तुरंत बाद लियोन जोर से एक बहुत गहरी सांस लेता है, फिर खड़ा होने लगता है और फिर खुद से कहने लगता है साहो, तुम इस तरीके से हार नहीं मान सकते हो। बाहर एक जिंदगी है जो कि तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमने खुद के लिए सपना देखा था एक अच्छी लाइफ जीने का, और अभी सपना तुम्हारे सामने खड़ा है। भले ही तुम्हारी नींद पूरी ना हो, लेकिन सपने तो जरूर से पूरे होने चाहिए। ऐसा मेरे फादर अक्सर मुझसे कहा करते थे, और इस बात को सही कर देने का टाइम हो चुका है। मैंने इतनी मेहनत ऐसे नहीं की थी कि इस तरीके से एक गुफा के अंदर दम घुटने से मारा जाऊं। मेरी इस लाइफ के अंदर अभी कुछ और दिन बाकी है जिन्हें मैं अच्छी तरीके से निचोड़ के जीने वाला हूँ। यहाँ से अब इसके बाद में हम गुफा की दूसरी तरफ से देखते हैं। कुछ लोग हैं जो कि उस गुफा के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये आर्कस, बेरियान और बाकी के सारे सोल्जर्स हैं जिनके पास में कुछ मशाले हैं। बेरियान आगे बढ़ते बोलने लगता है यहाँ से आगे इस गुफा में एंटर करना कम से कम खतरनाक हो सकता है। हो सकता है ये गुफा भी कभी भी ढह जाए, हमें बाहर निकल लेना चाहिए। आर्कस कहता है तुम्हें वापस जाना है तो फिर ठीक है, तुम लोग वापस जा सकते हो। मैंने तुम में से किसी को भी नहीं कहा था कि मेरे साथ में अंदर आओ, लेकिन मैं तो आगे बढ़ता रहूंगा जब तक मेरा बेटा मुझे मिल नहीं जाता। ये कहते हुए जब आर्कस आगे बढ़ रहा होता है तो उसे एकदम से सामने की तरफ से कोई ऐसा दिखाई देता है। थोड़ा ठीक से देखने में दिखाई देता है ये एक बंदा है जिसने किस दूसरे बंदे को अपने पेट पे उठा रखा है। फिर थोड़ा और ठीक से देखने में दिखाई देता है ये लियोन है जिसने जेवियर को उठा रखा है। यहाँ पर अब तक की पूरी सीरीज के अंदर पहली बार लियोन की पूरी स्ट्रेंथ दिखाई देती है। इतनी बुरी तरह थके होने के बावजूद भी वो जेवियर को उठा पा रहा है और चलने की उसमें ताकत है। ये देखकर सिस्टम भी उससे कहने लगता है तुमने आज अपनी फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा पुश कर दिया है। आज पहली बार यहाँ पर तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाई दी है। इसका इफेक्ट तुम्हारी स्किल को भी दिखाई देगा। तुम्हारी अरहन स्किल जो कि तुमने अभी भी सीखी है उसके अंदर काफी इंप्रूवमेंट आने वाला है। अब तुम्हारे पास में एक और स्पेशल स्किल है जिसका नाम है पावर स्विमिंग मोड। इस स्किल को केवल तुम तभी यूज कर सकते हो जब तुम किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में हो। खतरनाक सिचुएशन में होने पर तुम्हारे अंदर एक एक्स्ट्रा पावर आ जाएगी। इसी से मार्कस जो कि जैसे अपने बेटे को लड़खड़ा के चलता हुआ देख रहा होता है, वो तेजी से स्लो मोशन में अपने बेटे की तरफ भागता है। इसी समय बेटे की हालत पूरी तरह खराब हो जाती है। वो एकदम अपने बाप की गोद में चेन पे गिर जाता है। अपने बेटे की इस हालत को देखकर आर्कस को सब समझ आता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। वो उससे बोलने लगता है लोएंग बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है। इसके बाद में डायरेक्टली रात से सुबह हो जाती है। यहाँ पर इस गुफा के अंदर जो कुछ हुआ है ये खबर आग की तरह पूरे विलेज के अंदर फैल चुकी है, और जो भी लोग अब तक लियोन के बारे में थोड़ा कुछ बुरा बुरा सोचते थे वो भी अब धीरे धीरे सुधरने लगे। पूरे विलेज के अंदर सब तरफ लियोन के बारे में बात हो रही है। एक बंदा अपना सामान उठाकर कहीं जा रहा होता है, वो अपने साथी एक बंदे से बोलने लगता है अब तक हमें लगता था मास्टर लियोन
जो कि पूरे समय इधर उधर पी के पड़े रहते हैं एक गुंडे की तरह, वो असल में अब काफी ज्यादा बदल चुका है। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा एक नेफ्यू है जो कि उनके साथ में माइन के अंदर काम करता है। उसने देखा है वो किस तरीके से पूरे दिन काम करते रहते थे, और इसके अलावा जब माइन के अंदर उन मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ था उस टाइम पर वो खुद उस माइन के अंदर रुके और उन्हें सारे वर्कर्स को पहले बाहर निकाला और सबसे आखिरी में अपने साथी बंदी जीवेर को लेकर वहां से बाहर निकले। इसी तरीके की बातें पूरे विलेज के अंदर हो रही होती है। एक दूसरा बंदा बोलता है, मेरे तो सुनने में ये भी आया है उस गुफा के अंदर केवल मास्टर लियो और जेवियर ही थे जो कि उन चीटियों से फाइट कर रहे थे, और उन्होंने पूरी चीटियों की कॉलोनी के ऊपर अटैक कर दिया, उनकी क्वीन को खत्म किया, और उसके बाद में एक हीरो की तरह उस गुफा के अंदर से बाहर निकले। उस टाइम पर जेवियर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। मास्टर लियोन ने खुद उसे अपने कंधे पर उठाकर वहां से बाहर निकले थे, और उस टाइम पर मास्टर लियोन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, वो भी एक अधूरी हालत में थे। जिस तरह की इमेज अब तक उनके विलेज के अंदर बनी आ रही थी, अगर वो सच में वैसे होते तो वो जेवियर को वहीं पर उस गुफा में छोड़ देते, बिल्कुल भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करते और ना ही बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करते, सबसे पहले खुद उस गुफा से बाहर निकलते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो एक हीरो है। इसके बाद में आखिरी में एक चौथा बंदा बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शायद से उन्हें समझने में हमने गलती कर दी है। यहाँ से अब हम फ्रंटियर मैंशन सीन दिखते हैं जहाँ पर लियोन आराम से अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है, उसकी हालत खराब है। जेवियर भी बगल में बैठा हुआ है क्योंकि ये एक नाइट है और उस गुफा के अंदर इसने काफी तरह फाइट की थी, फिर भी इसकी हालत ठीक हो चुकी है। ये यहाँ पे बैठकर लियोन की खुशमन का इंतजार कर रहा है, तो एकदम से लियोन की आंखें खुलती है। उसे खुलने के साथ में ही जेवियर जल्दी से उसकी तरफ देखने लगता है। तभी लियोन को एक स्क्रीन फ्लैश होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इस विलेज के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब तुम्हें एक हीरो समझने लगे हैं। उन सभी के माइंड के अंदर तुम्हारे लिए जो इमेज थी वो भी अब अच्छी तरह बदल चुकी है, क्योंकि तुम्हारी इमेज के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आया है। इसी वजह से तुम्हें एक साथ बहुत सारे आरपी पॉइंट दिए जाते हैं, तुम्हें 500 आरपी पॉइंट्स नहीं मिल जाते हैं। पहले तुम्हारे पास में 7 आरपी पॉइंट्स थे और अब 507 हो चुके हैं। लियोन पहले तो कुछ देर तक इसे दिखते रहता है और फिर सोचता है, मुझे हीरो बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन है जो हीरो बनना चाहता है, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, लेकिन मुझे 500 आरपी पॉइंट्स मिल गए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये अच्छी बात है कि विलेज के अंदर रहने वाले सभी लोग मुझे हीरो समझने लगे हैं, लेकिन कुछ टाइम के अंदर उन्हें एहसास हो जाएगा कि हीरो वाली हरकतें मैं हर रोज रिपीट नहीं करूंगा, ऐसी गलतियां मुझसे केवल कभी कभार ही होती है। इसके बाद में हम दोबारा से इस माइन का सीन देखते हैं। माइन को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया गया है और यहाँ पर इस माइन के अंदर सभी वर्कर्स भी काम करना शुरू कर दिया है। ये काफी तेजी से इस माइन को अच्छी तरह सेफ बनाते जा रहे हैं। अधिकतर वर्कर्स का मेन काम होता है माइन को सेफ बनाना, और बाकी सारे वर्कर इसके अंदर से कोयला निकालते रहते हैं। तो भी इन वर्कर्स को क्या दिखता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, ये लियोन और जेवियर है। इन दोनों को यह पता देखने के साथ पे सभी वर्कर्स जल्दी से अपना काम छोड़कर इनकी तरफ देखने लगते हैं, इनके सामने अपना सर झुका देता है और सबके सब इन्हें ग्रीट करता है। लियोन भी इन सभी की तारीफ करने लगता है, वो इन सभी से कहता है कि तुम सभी ने काफी अच्छा काम किया है, ऐसे लगे रहो, कुछ टाइम के अंदर हम काफी सारे कोयला यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ये सुनने के साथ में सभी वर्कर्स की आंखों के अंदर एक बड़ी चमक आ जाती है। वो सब सोचने लगता है, हमारा ये बॉस तो काफी शानदार है, काफी अच्छे तरीके से हम सभी से बात करता है, हमारी तारीफ करता है और इसके अलावा हर खतरे के अंदर खुद को आगे रखता है, इसलिए हमें भी इसके लिए अच्छी तरह से काम करना चाहिए। यहाँ पे लियोन को भी यह पता होती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस सब के सब उसे काफी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। वो सोचने लगता है, ये लोग इस तरह से मुझे देखते हैं, ये सब कुछ मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगता है, लेकिन फिर भी अच्छा ही है। इस महीने का काम काफी अच्छा चल रहा है। जब उस चीटियों का अटैक हुआ था तब से अब तक यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है। इस बात को 2 वीक हो गए और हम हर रोज इस माइन के अंदर से काफी सारे कोयले को बाहर निकालते हैं, लेकिन अभी भी हमारा मेन फोकस सेफ्टी के ऊपर रहता है। जब भी माइन को आगे बढ़ाया जाता है, सेफ्टी से हम पूरे एरिया को अच्छी तरह से ब्लॉक करते हैं, और इसके अलावा मैं हर रोज चेक करता रहता हूँ कि कब चीटियों का अटैक दोबारा होने वाला है। यहाँ पर ये मेरा काम है कि एंड्स का अटैक दोबारा से हम पर ना हो। मैं पूरे समय पूरे एरिया को स्कैन करता रहता हूँ, और जब एरिया पूरी तरह स्कैन हो जाता है उसके बाद में वर्कर्स को जहाँ पे काम करने की परमिशन मिलती है। यही सोचते हुए जेवियर और लियो इस गुफा के एकदम अलग हिस्से में पहुंचते हैं जहाँ पे अभी तक वर्कर्स को आने की परमिशन नहीं मिली है, केवल यहाँ पर खुदाई करके छोड़ दिया गया है। ये यहाँ पर इस पूरे एरिया का अच्छी तरह एक्सपेक्शन कर रहे होता है। तभी जेवियर लियोन से बोलने लगता है, लियोन तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो, तुम चाहो तो किसी और को भी यहाँ भेज सकते हो, मेरे माइंड में ऐसे कुछ और सवाल है, क्या तुम उसके जवाब अभी दे सकते हो। लियोन बोलता है, हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन शब्दों को कम यूज करना क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी बहुत कम है। ये कहते हुए लियोन यहाँ पर इन सवालों को टालने की कोशिश करता है, लेकिन जेवियर इतनी सही से मानने वाला नहीं है। वो दोबारा से लियोन से ये सवाल पूछता है, उसे क्या लगता है, बताओ तुम बाकी वर्कर्स को यहाँ पे क्यों नहीं आने देते, तुम चाहो तो मेरे को अकेले यहाँ पर आने का ऑर्डर दे सकते हो, मैं इस पूरे एरिया को अपने आप ही चेक करके चला जाऊंगा, तुम अभी कार में अपने जानों खतरे में क्यों डाल रहे हो। ये कहते हुए जेवियर के माइंड में आ रहा होता है कि अब ये कहेगा कि इसको वर्कर्स की काफी चिंता है और ये नहीं चाहता किसी वर्कर की जान यहाँ पे खतरे में पड़े। इसी समय लियोन की तरफ से एक बहुत सुंदर जवाब आता है। वो कहने लगता है, तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, कोई चीज समझते ही नहीं हो, तुम्हें बेकार में लग रहा है कि मैं यहाँ पर अपने जान खतरे में डाल रहा हूँ, लेकिन इससे रिस्क तो लेना ही पड़ता है। मैं यहाँ का लीडर हूँ और एक लीडर हमेशा आगे रहता है। अगर मैं हमेशा आगे रहूंगा, रिस्क को अपने ऊपर लेता रहूंगा, तो भी सभी वर्कर्स को हमेशा ये लगेगा कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी मेरा ही होना चाहिए। और यहाँ पर ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ में हो तो मेरा कुछ होगा ही नहीं। तो एक तरीके से मैं अपनी लाइफ पे रिस्क ले भी नहीं रहा और वर्कर्स को लग रहा है मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं बहुत पैसा कमा लूंगा। तुम बस देखते जाओ इस माइन से हम कितना पैसा कमाते हैं।
हमारे पास भी इतना पैसा होगा जिसे देखकर ये वर्कर्स नॉर्मली तो जलने लगते, लेकिन क्योंकि हमने सबसे ज्यादा काम किया है इसलिए इसको अप्रिशिएट करेंगे। ये सुनकर जेवियर लियोन के बारे में जो कुछ भी अच्छा सोच रहा होता है वो सारा खत्म हो जाता है। वो आगे सोचता है, मुझे कभी समझ में नहीं आता है ये अच्छा है या फिर बुरा। और साथ में लियोन को एक स्क्रीन विंडो हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जेवियर के लिए तुम्हारी इमेज थोड़ी सी बदलने वाली थी लेकिन एकदम से वो बदलना कैंसिल हो चुकी है, इसलिए तुम्हें कोई भी आर्ग्यू पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसी समय ये दोनों गुफा के एकदम एंड तक पहुंच जाते हैं। यह पहुंचने के बाद में लियोन बोलने लगता है, हम यहाँ पर एकदम एंड में पहुंच चुके हैं, यही वो एरिया है जहाँ पर हमने लास्ट टाइम खुदाई की थी। 1 मिनट रुको, मुझे यहाँ पर कुछ खतरनाक से दिखाई दे रहा है। जेवियर कहता है, क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है? लियोन कहता है, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस दीवार के पीछे एक बहुत बड़ा खाली एरिया है, हमें जल्दी से यहाँ पर खुदाई करके देखना होगा किसके पीछे है क्या। जेवियर बोलता है, आपको नहीं लगता ये काफी खतरनाक हो सकता है? ऐसा हो सकता है इसके पीछे बहुत सारी चीटियां, इस खुदाई करने के साथ में ही वो तुरंत ही हम पर अटैक कर देगी। लियोन कहता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर काफी सारे अंडे हो जो कि हमारा इंतजार कर रहे हो, चीटियों के अंडे। हम जैसे ही उन्हें देखेंगे उन सभी को नष्ट कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सारे अंडे हैच होकर हम पर अटैक कर दें। ये कहते हुए लियोन ने कुछ अटैक के साथ में वहाँ पर एक काफी बड़ा छेद हो जाता है और लियोन को दूसरी चीज दिखाई देने लगती है। यहाँ इस जगह पर एक मॉन्स्टर है जिसको लटका के रखा गया है, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर जाले बंधे हुए हैं और यहाँ पर केवल एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स है और इन सभी की हालत भी सेम ऐसी ही है, ये सब के सब पूरी तरह जाले बंधे हुए हैं। इन्हें देखकर जेवियर जल्दी से लियोन को पीछे करता है और फिर कहने लगता है, अब आप आगे मत बढ़िए, यहाँ से आगे मैं संभालता हूँ, इन सभी को ऊपर अटैक करके मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा, ये एरिया काफी खतरनाक हो सकता है। तभी लियोन जेवियर को रोकता है और उसे कहने लगता है, पहले मेरी बात तो ध्यान से सुनो, ये सारे मॉन्स्टर्स पूरी तरह जाल के तो बंधे हुए हैं, ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमें हड़बड़ी के अंदर कोई भी स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। जेवियर बोलता है, वैसे ये मॉन्स्टर है किस तरीके के, काफी अजीब से दिखाई दे रहा है। लियोन कहता है, ये एक और का है, तुम इसके बारे में नहीं जानते। ये कहते हुए ये दोनों इस मॉन्स्टर के एकदम पास में आते हैं। वो फिर कहने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मर चुका है। जेवियर कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है ये भी जिंदा है। मैंने सुना है जो यहाँ पर एंट्स रहती है वो अपने शिकार को अक्सर मारती नहीं है बल्कि उन्हें पैरालाइज करके और पास स्टोर करके रखती है ताकि वो सामान सड़े ना, इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये और मॉन्स्टर जो कुछ भी ये है ये केवल पैरालाइज है और जल्दी ही उठ जाएगा। ये सुनने के साथ में लियोन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आती है। वो कहने लगता है, ये तो काफी शानदार है, हमारा जैकपॉट लग गया, ये सब के सब भी हमारी रिसोर्सेज की तरह होंगे। अब हमारे पास में और भी काफी सारे नए गुलाम है जिन्हें अपने तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ देर बाद में फ्रंटेरा फैमिली का सीन देखते हैं। यहाँ पर इस और को होश आ चुका है और ये लियोन के साथ में एकदम आराम से बात कर रहा है। वो उसे कहने लगता है कि मेरा नाम आरू है, तुमने मेरी जान बचाई है, इस चीज को मैं हमेशा याद रखूंगा, कभी भूलूंगा नहीं। ऑइंक। यहाँ पर ये मॉन्स्टर अपने हर एक लाइन को एंड करने के बाद में एक वर्ड को रिपीट कर रहा होता है, ऑइंक। और लियोन यहाँ पर इसी बात को पॉइंट करते हुए कहने लगता है, ये तुम हर बात के एंड में ऑइंक ऑइंक क्यों बोलते हो, मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, तुम इसे क्या करना चाह रहे हो? आरो बोलता है, इस बात का कोई मतलब है ही नहीं, मैं बस ऐसे ही हर लाइन के एंड में इस वर्ड को एंड करता हूँ, ऑइंक। इसके बाद में यॉर्क अपने बारे में सब कुछ एक करके लियोन को बताता है और उससे लियोन को पता पड़ता है कि उसका एक बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है। ये असल में ऑर्क ट्राइब का जो चीफ है उसका बेटा है और काफी लंबे टाइम से उन चीटियों ने इसे किडनैप करके रखा हुआ था। इसके बाद में ये लियोन को ऑफर देता है कि क्योंकि लियोन ने उसकी जान बचाई है इस वजह से वो लियोन को कुछ देने के लिए कहता है। लियोन को ऑफर करता है कि लियोन अपने हिसाब से जो चाहे वो उससे मांग सकता है और यही करके इस ऑर्क ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसने लियोन को एक ब्लैंक चेक दे दिया है और लियोन उसके ऊपर अपने हिसाब से एक बहुत बड़ा अमाउंट डाल सकता है और ये अमाउंट इतना बड़ा होगा कि ये ऑर्क पूरा पूरा बिक जाएगा, लेकिन तब भी वो कीमत अदा नहीं हो सकती। लियोन के माइंड में अच्छी तरह से आ चुका है कि उसे इससे क्या मांगना है। उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल होती है। वो कहने लगता है कि सच में तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो। ये सुनने के साथ में आरो को समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। लियोन आगे कहता है, अब तो फिर मेरी मांग को ध्यान से सुनो, मुझे तुमसे कुछ ज्यादा नहीं, केवल 120 तुम्हारी तरह ऑर्क चाहिए जो कि यहाँ पर मेरी तरह काम करे, मतलब मेरे इशारों पे काम करे। आरो बोलता है, ये पूरी नामुमकिन है, कोई भी ऑर्क तुम्हारी बात नहीं मानेगा। ये सुनने के साथ में एक सेकंड के लिए लियोन का मुंह हो जाता है। वो जल्दी से खुद संभालता है और फिर कहने लगता है, तुम इसे क्या कह रहे हो, तुमने अभी तो कहा था कि तुम मेरी जो भी मांग होगी उसे पूरी करोगे और इसके अलावा तुम ऑर्क के चीफ के बेटे हो, जिसका मतलब तुम मेरी इस मांग को पूरी कर भी सकते हो। मैं तुमसे वही मांग रहा हूँ जो कि तुम मुझे दे सको। आरो कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम एक इंसान हो और इसके बावजूद भी कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, अपनी औकात में रहो। लियोन बोलता है, मैं तो अपनी सीमा में हूँ, जिस तरीके से तुम हर एक लाइन के एंड में और इनको ऐड करते हो वैसे ही मेरी हर एक लाइन के एंड में मेरा एक अलग चातुर्य होता है। मैंने जो भी बोला है वो अच्छी तरह सोच के बोला है, अब तुम ये कर सकते हो तो कर दो। आरो कहता है, असल में हमारे ट्राइब के अंदर जितने भी ऑर्क है वो सारे वॉरियर्स है और वॉरियर्स केवल दूसरे वॉरियर की बात मानते हैं और तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम कोई वॉरियर हो, इसलिए वो किसी भी हालत में तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे। जिस पर लियोन अपने दिमाग के फ्यूज बल्ब को जलाने की कोशिश करता है। वो सोचने लगता है, यानी कि ऐसी बात नहीं बनेगी, मुझे एक वॉरियर बनना पड़ेगा। मुझे याद है जब मैं उस नोवेल को पढ़ रहा था उस टाइम पर यह बंदा आरो का जो ताकतवर निकला था। असल में इनकी फैमिली में एक सेरेमनी होती है जिसे कहा जाता है कमिंग ऑफ एज सेरेमनी, जिसके अंदर इन्हें चीटियों की कॉलोनी के ऊपर अटैक करके एक चीटियों को जान से मारना होता है और फिर उसके सर को अपनी फैमिली को सौंपना होता है। इससे ये प्रूफ होता है
कि उस औरत के अंदर कब ज्यादा पावर है और वो बहादुर भी है, लेकिन शायद से जब इसने उन चींटियों को अटैक किया होगा तो इसकी और बाजी उल्टी बढ़ गई। चींटियों ने इसे पैरालाइज कर अपने पास बंदी बना के रख लिया। और अगर सच में ऐसा हुआ है तो मैं इस चीज का फायदा उठा सकता हूँ। यही सोचते हुए लियोन के दिमाग में तेज जल जाती है और वो यहाँ पर इस बंदे आरो को एक बहुत सुंदर से कहानी सुनाने के लिए अच्छे तैयार होने लगता है। और फिर वो इससे कहने लगता है, तुम्हें लगता है मैं एक वॉरियर नहीं हूँ तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें कांग्रेचुलेट तो विश कर देना चाहिए क्योंकि कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के अंदर तुमने काफी अच्छा सपोर्ट किया है। आरो कहता है, मैंने सपोर्ट किया है लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मुझे एक चींटी का सर लेके जाना था लेकिन मैं उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाया और उन्होंने मुझे पैरालाइज कर दिया था। यानी कि इसका मतलब इस मिशन के अंदर मैं फेल हो चुका हूँ, मैं एक अच्छा ऑर्क नहीं हूँ। ओइंक। तभी लियोन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमने मेरी आंखों के सामने तो एक इतनी बड़ी चींटी को मारा था। देखो यहाँ देखो, ये जो सर लटक रहा है ये एक चींटी का है और ये असल में कोई नॉर्मल चींटी नहीं थी बल्कि ये क्वीन एंट थी। इसका मतलब तुम बहुत बहादुर हो, इस एंट को तुमने मारा है, तुमने और मैंने साथ में मिलकर। ये सुनकर आरो उस सर की तरफ दिखने लगता है। वह कहता है, नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मैंने इस तरीके की किसी भी चींटी के ऊपर अटैक किया हो। और रही बात तुम्हारे साथ में इस चींटी के ऊपर अटैक करने की, मैं तो तुम्हें भी नहीं जानता, तुम्हें भी अभी पहली बार ही मिल रहा हूँ। लियोन कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम तुमसे पहले ही मिल चुके हैं। पहले हमारी एक बार मुलाकात हुई थी, उस टाइम पर हम इन चींटियों से फाइट कर रहे थे। तुमने और मैंने साथ में मिलकर इस क्वीन एंट के ऊपर अटैक किया था क्योंकि तुम काफी लंबे टाइम से पैरालाइज थे, इसलिए ऐसा हो सकता है कि तुम सब कुछ भूल चुके हो, लेकिन तुमने अटैक तो किया था, तुम एक वॉरियर हो। लगता है मुझे डिटेल में तुम्हें सब कुछ बताना होगा। जिस टाइम पर मैं उस गुफा के अंदर आया था उस टाइम पर तुम पहले से उन चींटियों से फाइट कर रहे थे, तभी मैंने देखा कि तुम उनके सामने फाइट में हार रहे हो, इसलिए मैंने उस फाइट के अंदर तुम्हारी मदद की और फिर तुमने और मैंने साथ मिलकर इस क्वीन एंट के ऊपर अटैक करके इसे खत्म कर दिया। सबसे पहले तुमने उसे एक साइड से उस पर अटैक किया था, उसी समय मुझे मौका मिल गया उसकी गर्दन को उसकी बॉडी से अलग करने का। मुझे अच्छी तरह से याद है वो एंट मरने से पहले कह रही थी कि मुझे बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा है कि एक मॉन्स्टर और एक इंसान ने साथ में मिलकर मुझे फाइट में हरा दिया है। आरो बोलता है, क्या कह रहे हो तुम? सच में ये एंट बात भी कर सकती थी? लियोन कहता है, हाँ बिल्कुल कर सकती थी, वो भी एकदम साफ इंसानों की तरह जैसे तुम और मैं कर रहे हैं। मैं कोई तुमसे झूठ थोड़े बोलूंगा। लियोन जब ये सारी कहानी बना रहा होता है तब जेवियर ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कब ज्यादा खतरनाक से होता है। लियोन आगे कहता है कि तुम्हें अभी कुछ याद आया कि हमने किस तरीके से उस चींटी को मारा था? ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक थी। मैं उस टाइम पर इस चींटी से फाइट कर रहा था, उसी टाइम पर बाकी चींटियों ने तुम पर अटैक कर दिया और वो तुम्हें पैरालाइज करके ले गए। उसके बाद मैं तुम्हें मदद करने की कोशिश कर रहा था, तभी गुफा ठहर गई, इस वजह से हमें इतना टाइम लग गया तुम्हें ढूंढने में। तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो इस समय हुआ क्या है? असल में इस वाइल्ड एंट को तुमने और मैंने, हम दोनों ने साथ में मिलकर मारा है। तुम एक वॉरियर हो और तुम्हारे साथ में मैं भी एक वॉरियर हूँ। तुम्हें इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है कि मैं एक वॉरियर हूँ? आरो कहता है, हाँ बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ, तुम काफी ताकतवर हो, तुम एक अच्छे वॉरियर हो, तुमने इस चींटी को मारने में मेरी मदद की है, इसका मतलब तुम्हें कुछ तो बात होगी। जैसे ही आरो के मुंह से ये शब्द निकलता है लियोन तुरंत समझ जाता है कि ये उसकी चाल फंस चुका है। लियोन कहने लगता है, इसका मतलब अब जब मैं एक वॉरियर बन चुका हूँ तब तो तुम मुझे अपने ऑर्क दे सकते हो। 120 ऑर्क जल्दी जल्दी मेरे से भिजवा देना क्योंकि मैं वॉरियर हूँ, इसलिए उन्हें कमांड दे सकता हूँ। ये सुनकर अब आरो को गुस्सा आ जाता है। वो लियोन से कहने लगता है, क्या बकवास है ये? तुम अपने शब्दों के जादू के अंदर मुझे फंसा रहे हो, इस सब के अंदर मैं नहीं फंसूंगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद हम डायरेक्टली एक वीक बाद देखते हैं। हमें फिलहाल नहीं बताया जाता कि आरो ने लियोन की इच्छा को पूरा किया या फिर नहीं, या फिर शायद से इस इच्छा को पूरे करने की प्रोसेस अभी भी जारी है। यहाँ से हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम है विलेज ऑफ सैंड। ये वो जगह है जहाँ पर ये सारे ऑर्क्स रहते हैं और यहाँ के जो घर है इनके स्ट्रक्चर को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई मोस्टर टाइप जीव भी रहता होगा। लियोन फिलहाल जेवियर के साथ में इसे विलेज के अंदर है। आरो भी यहाँ पर आ चुका है और सामने की तरफ इनका किंग भी है। ये लियोन को देखकर उसे कहने लगता है, मैं माफी चाहता हूँ, आपने हमसे कोई रिक्वेस्ट की थी लेकिन उस रिक्वेस्ट को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने में हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये सुनने के साथ ही लियोन जो कि सामने तक खड़ा होता है उसका मुंह तो जाता है। वो सोचने लगता है, इन लोगों को मैंने कितनी मुश्किल से बनाया था, अब दोबारा से सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। इसके बाद में वो इस किंग अकुश से बोलता है, आप यहाँ पर इस जगह के चीफ है इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आप मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर मैं इस जान पाऊंगा तो हो सकता है मैं भी कोई मदद भी कर पाऊँ। ये सुनकर अकुश भी अपने बेटे की तरह कोई बहाना लगाने की कोशिश करता है। वो कहता है, असल में ये सब कुछ मीट की वजह से हो रहा है, हमें हर समय मीट की जरूरत पड़ती है क्योंकि दिन के 3 टाइम यहाँ पर हमारे विलेज के अंदर रहने वाले सभी ऑक्स का एक ईटिंग टाइम होता है। हमें प्रोटीन अपनी बॉडी के अंदर बना के रखना होता है ताकि हम सभी के शरीर के अंदर बिल्कुल भी प्रोटीन की कमी ना हो, मसल्स अच्छी तरह बने रहे। इसी वजह से फिलहाल हमारे पास जितने भी वॉरियर्स है वो सब के सब पूरे समय शिकार के अंदर लगे रहते हैं। हम 3 शिफ्ट्स के अंदर शिकार करते हैं, दिन के अंदर 3 बार वॉरियर्स की सेना अलग अलग जगहों पर जाकर शिकार करके मीट को लेके आती है। अगर हमने थोड़े से वॉरियर्स आपको दे दिए तो हमारे पास में वॉरियर्स की कमी हो जाएगी और फिर उसके बाद में हमारे पास जो मीट आता है वो भी कम हो जाएगा, हमारे मसल्स कमजोर पड़ जाएंगे और अगर मसल्स कमजोर पड़ गए तो फिर हमारा पूरा विलेज खत्म हो जाएगा। आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए हम अपने विलेज को खतरे में नहीं डाल सकते। मुझे यकीन है आप समझ रहे होंगे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको क्यों सबके लिए मना कर रहे हैं। ओइंक। तभी लियोन एकदम से इस चीफ को बीच में रोकता है और फिर से कहने लगता है, 1 मिनट रुकिए, अभी आपने कहा कि आप दिन के अंदर हर रोज शिकार करते हैं, वो भी दिन में 3 बार।
चीफ बोलता है हाँ बिल्कुल हमेशा करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास में जो भी मीट आता है वो एक दिन से ज्यादा यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता और हम सड़ा मीट खा नहीं सकते, इसलिए हमें दिन में 3 बार शिकार करना पड़ता है, क्योंकि एक बार में ठीक से मीट आ नहीं पाता। वैसे हम चाहे तो थोड़ी और मेहनत करके एक्स्ट्रा मीट ला सकते हैं, लेकिन उसका करेंगे क्या, क्योंकि बाद में तो वो बेकार हो जाने वाला है। ये सुनने के बाद में जेवियर लियोन के पास में आता है और उसे कहने लगता है इन लोगों के लिए प्रोटीन और मसल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बिल्कुल भी अपने वॉरियर्स हमें हवाले नहीं करेंगे, शायद से तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, यहाँ पर तुम्हारे दिमाग भी कुछ काम करने वाला नहीं है, यहाँ से लौट चलते हैं। इसी समय लियोन के माइंड में एक शानदार सा आइडिया आता है, वो कहने लगता है कैसा रहेगा आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूं, ये मीट की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कैसा रहेगा आपके पास में जो मीट है वो जल्दी से खराब हो ही ना और आप इस मीट का स्टॉक बना के रख सकें। इसके बाद में आपको अपने वॉरियर्स को दिन में 3 बार शिकार करने के लिए नहीं भेजना पड़ेगा, वो एक बार में जाकर जितना चाहो तो शिकार करके मुझको लेके आ सकते हैं, फिर आप बाद में पूरे 3-6 दिन बैठकर उस मीट को खाते रहिएगा। चीफ बोलता है लेकिन ये तो पूरी नामुमकिन है, तुमने हमारी काफी मदद की है लेकिन इसके बदले में हम अपने ऊपर ही रिस्क नहीं ले सकते, हमारे लिए मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की जाएगी। लियोन कहता है आप मुझे भरोसा कीजिए, ऐसा हो सकता है मैं आपके विलेज के अंदर रहने वाले सभी लोग के लिए ऐसा इंतजाम कर सकता हूँ कि आपके पास जितना मीट होगा वो सारा का सारा खराब नहीं होगा, उसे स्पॉइल होने में काफी लंबा टाइम लगेगा और आप उसे स्टॉक करके रख पाएंगे। यहाँ से हम कुछ मिनटों पहले से देखते हैं, ये वो टाइम है जब लियोन इस बंदे आरो के साथ में इस विलेज के अंदर एंटर किया ही था। जैसे ही आरो इस विलेज के अंदर एंटर करता है और अपने फादर को देखता है उसके कुछ आंसू बहने लगता है, वो तेजी से अपने फादर की तरफ भागता है, सेम ऐसे एक्सप्रेशन उसके फादर की भी होता है, वो भी अपने बेटे को देखकर काफी ज्यादा खुश जाता है और फिर तेजी से उसकी तरफ भागने लगता है। दोनों एक दूसरे के पास आकर जोर से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों गले लगने की एनर्जी काफी तेज होती है, जैसे ही दोनों एक दूसरे को कराते हैं वो और बहुत तेज हवाएं उड़ने लगती है। ये देखकर लियोन कहने लगता है ये क्या हो रहा है, ये दोनों तो बहुत तेज से गले लगते हैं, ऐसा हो सकता है इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार हो, जो कि बाप बेटे के बीच में होता भी है, लेकिन फिर भी इनके टकराने से जो एनर्जी क्रिएट हुई है ये तो कुछ ज्यादा ही है। और अब सोचो इन दोनों के टकराने से इतनी एनर्जी हुई, तो अगर मैं इनमें से कुछ को अपने साथ में ले जाऊं और ये सारे मेरे ऑर्डर्स को माने, तब तो मैं कितना पावरफुल हो जाऊंगा, मेरे पास में ताकतवर वॉरियर्स की अपनी खुद की सेना होगी। ये कहते हुए लियोन के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल जाती है। इस टाइम पर आरो अपने पास से इस बड़ी सी चींटी को बाहर निकालता है और फिर इस बड़े से मुंह को विलेज के अंदर रहने वाले सभी औरतों को दिखाता है और उनसे कहने लगता है देखो मैं कामयाब हो चुका हूँ, ये चींटी मुझे मिल गई, इसके सर को मैं काट के लाया हूँ हमारे विलेज के लिए, और ये कोई नॉर्मल चींटी नहीं है बल्कि एक क्वीन एंट है जिसको मैंने उनके बिल के अंदर घुसकर एकदम नेस्ट के अंदर से जाकर लेके आया हूँ। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी औरत होते हैं वो सब के सब आरो के नाम के नारे लगाने लगते हैं, वहाँ पर जिसकी पूजा से हो जाती है। चीफ कहता है बेटे बहुत अच्छे, तुमने आज काफी बहादुरी काम किया है, ये करके तुमने प्रूफ कर दिया है कि तुम एक सच्चे वॉरियर हो और काफी ताकतवर हो, काफी बहादुर हो। वैसे तुम्हें याद होगा आज हमारा लेग डे है, तो जल्दी से मसल्स बनाने के लिए अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। इस चीफ के इतने के साथ में वहाँ पर जितने भी ऑर्क्स होते हैं वो सबके सब ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। इनके पास में काफी सारा गोल्ड का सामान है और उसके साथ में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। लियोन यहाँ पर इन सभी को देख रहा होता है, वो एक चीज देखकर बहुत चौंक जाता है। इनमें से एक और के हाथ में एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा है, जिसे देखकर लियोन सोचने लगता है ये सबके सब क्या कर रहा है, इनके पास में इतना सारा गोल्ड है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कीमती है और इस कीमत से क्या कर रहा है, यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। इन्होंने इस तरह से इसे यूज करके इनकी पावर्स को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है। इनके पास में जितना गोल्ड है अगर ये इसका सही तरह से यूज करें तो अपने आप को कितना ज्यादा प्रगतिशील बना सकते हैं। वैसे ये चीज मेरे लिए तो अच्छी है क्योंकि इनके लिए सोने का कोई महत्व नहीं है, इनके लिए केवल फिटनेस टूल है जो कि मैं बड़ी आसानी से इनसे ले सकता हूँ और फिर इन सारी चीजों को अपने हिसाब से बड़ी हाई कीमत पे बेच सकता हूँ। इस तरीके से इन वॉरियर्स की मदद से मेरा बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब तो मुझे हर हाल में इस विलेज के अंदर से 120 वॉरियर्स चाहिए ही। इसी के साथ में ये फ्लैशबैक खत्म होता है और साथ में ये एपिसोड भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।